ये शुरू करते हैं। तो आप मेरे साथ अभी तक थे समुद्रगुप्त पर, और मैंने अभी थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दूंगा आपको। गुप्ता डायनेस्टी हम लोग पढ़ रहे हैं। और गुप्ता डायनेस्टी में अगर हम बात करते हैं राजा समुद्रगुप्त की, तो आप इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलने के दो रीजन हैं। पहला कि इन्होंने पूरे गुप्ता एम्पायर का बहुत एक्सपेंशन किया था। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या, कि जैसे नेपोलियन ने कभी फ्रांस का एक्सपेंशन किया था हर डायरेक्शन में। अगर मैं नेपोलियन की बात करूं तो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टॉपिक होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1789 में आया था। और उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अगर हम बात करते हैं पूरा फ्रांस, तो इट वाज कन्वर्टेड इनटू रिपब्लिक। तो फ्रेंच रिपब्लिक को खत्म करने वाला 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट था। या ये कह लीजिए कि नेपोलियन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को पूरा तहस नहस कर दिया था। और अगर हम नेपोलियन की बात करते हैं तो नेपोलियन ने भी कभी फ्रांस का एक्सपेंशन हर डायरेक्शन में किया था। कुछ ऐसा ही काम राजा समुद्रगुप्त गुप्ता एम्पायर के लिए करते हैं। हालांकि नेपोलियन की बात करें तो ही एक्सपेंडेड द लाइक फ्रेंच एम्पायर इन ऑल द डायरेक्शंस, कैप्चरिंग अदर कंट्रीज एज वेल। इसने कोई कंट्री कैप्चर नहीं करी। ये केवल इंडिया में ही था। और इंडिया में इसने गुप्ता एम्पायर का एक्सपेंशन नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया में किया था। तो ऐसे एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि यार शायद इस इंसान ने जो एक्सपेंशन है गुप्ता डायनेस्टी का, वो नेपोलियन की तरह ही किया है। जबकि नेपोलियन आता है 1804 के आसपास। एंड दिस किंग समुद्रगुप्त, ही इज द किंग ऑफ सिक्स सेंचुरी बीसी, सॉरी एडी। मतलब ये समझ लो कि 605 या 602 में। इस इंसान के भी 1200 सालों के बाद नेपोलियन आता है। तो फिर भी इसको कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कि आप लोग वेस्टर्न जो वो है जो कैरेक्टर्स हैं उनको ज्यादा तवज्जो देते हैं, इन स्पाइट ऑफ गिविंग सम इम्पोर्टेंस टू द इंडियन रूलर्स। तो समुद्रगुप्त के बारे में आखिरकार पता लगता कहाँ से है, तो कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का एक पोइट था, मतलब कोर्ट पोइट। उस समय क्या करते थे लोग कि अपने दरबार में एक पोइट को बिठा लेते थे, जो इंपॉर्टेंट चीजों को लिखता रहता था, नोट डाउन करता रहता था। हालांकि कभी के बार पोइट एग्जैजरेट कर देते थे हर एक चीज को, और पोइट का तो काम ही यही होता है। तो एग्जैजरेशन में इन्होंने एक प्रशस्ति लिखी थी। इसके समुद्रगुप्त के कोर्ट पोइट ने। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। वैसे प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है। प्रशस्ति का मतलब होता है इन प्रेज ऑफ। मतलब जब आप किसी की बहुत ही ज्यादा तारीफ करें तो दैट इज कॉल्ड प्रशस्ति। और इन्होंने जो प्रशस्ति लिखी उसको प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति इस समय इलाहाबाद में आयरन पिलर के ऊपर खुदी हुई है। तो इसलिए कभी के बार आप इसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोल देते हैं, या प्रयागराज प्रशस्ति कहा जाता है इसे। प्रयाग प्रशस्ति में ही लिखा हुआ है राजा समुद्रगुप्त के एक्सपेंशन के बारे में, लाइक ही एक्सपेंडेड हिज किंगडम इन ऑल द डायरेक्शंस। और इस प्रयाग प्रशस्ति को पढ़ने के बाद हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ बोलते हैं कि सर आपने तो नेपोलियन जैसा काम कर दिया, जैसे कभी नेपोलियन ने किया था। तो ही इज टर्म्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसके बाद राजा समुद्रगुप्त ने एक टाइटल भी अडॉप्ट किया था। टाइटल मतलब उस समय लोग अपने नामों के आगे एक हाई साउंडिंग टाइटल को यूज करते थे, बड़े बड़े टाइटल्स। उसमें से एक टाइटल जो इस इंसान ने अडॉप्ट किया, उस टाइटल को कहा जाता है परम भट्टारका। परम भट्टारका मतलब होता है कि दिस किंग एक्सपेंडेड नॉट ओनली हिज एम्पायर बट ही ऑल्सो propounded द रिलीजन इन ऑल द डायरेक्शंस। परम भट्टारक का मतलब होता है रिलीजन का सोल प्रमोटर। और अगर मैं गुप्ता डायनेस्टी की बात करता हूं तो गुप्ता डायनेस्टी के लोग वैष्णव धर्म को फॉलो करते हैं, मतलब ये वैष्णवाइट्स है सारे के सारे। और जो टाइटल इस इंसान ने अडॉप्ट किया था, आप उसको परम भट्टारका कहते हैं। परम भट्टारका। परम भट्टारका का मतलब होता है कि इसने अपना रिलीजन भी हर जगह प्रमोट किया। अब राजा समुद्रगुप्त तो खत्म। इस इंसान के बाद जो रामगुप्त आते हैं, ही इज द फिफ्थ रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। अगर मैं रामगुप्त के बारे में बात करता हूं तो बहुत ही इनएफिशिएंट किंग है ये इंसान। इनएफिशिएंट का मतलब कितना इनएफिशिएंट, तो ये आप जान के ये समझ लीजिए कि जो रामगुप्त है, इनकी वाइफ है जिनका नाम ध्रुव देवी है। तो होता क्या है, एक बार थोड़ा मैप में आपको समझा दूं। पोस्ट गुप्ता, सॉरी पोस्ट मॉडर्न पीरियड, आप लोग मेरे साथ थे नहीं शायद, देवांश तो ऑनलाइन था। मैम आप की क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो शायद ना पता हो। मैं मौर्यन डायनेस्टी ना पूरा करा चुका हूँ इन लोगों को। क्या किसने लिए सारी क्लासेस? हाँ, मैं इन महिमा मैम की बात कर रहा हूँ एक्चुअली। तो हुआ क्या था, मैं अभी केवल पोस्ट मॉडर्न पीरियड बताता हूँ, उसके बाद आप लोग यहाँ पे समझ जाएंगे। पोस्ट मॉडर्न पीरियड मतलब होता है कि मौर्यन डायनेस्टी, वो चंद्रगुप्त मौर्य वाली डायनेस्टी के खत्म होने के बाद इंडिया में क्या हुआ।
तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद या इस पीरियड में आप लोग देखते हैं बहुत सी फॉरेन डायनेस्टीज इंडिया में आने लगती हैं। मतलब सेंट्रल एशिया से बहुत से छोटी छोटी कबीले भारत पर अटैक करने लगते हैं। उसमें से एक ट्राइब थी शाकास की। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने इनके बारे में आपको पढ़ाया था। तो शाकाज एक्चुअली में सेंट्रल एशियन ट्राइब है। ये मान लो कि ये इंडिया की नेटिव नहीं है, बट इन्होंने इंडिया में अटैक किया था पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। और ये लोग भारत में 5 जगह सेटल हुए थे। मींस दी शाकाज वर हैविंग 5 ब्रांचेस इन इंडिया, जिसमें से कुछ ब्रांच पंजाब में थी, मथुरा, उज्जैन, जिसको आप लोग मालवा भी बोलते हो, ये पूरा रीजन मालवा में आता है, अफगानिस्तान और सिंध। तो ये पूरी 5 की 5 इन लोगों की कैपिटल्स थी इंडिया में। ये 5 जगह पर इंडिया में बसे थे। सारी की सारी जो इनकी सेंटर थे, ये आने वाले टाइम पर खत्म हो जाते हैं, एक्सेप्ट वन सेंटर जो कि ये मालवा का सेंटर है। ये मालवा वाली ब्रांच इन लोगों की बच जाती है। मालवा ब्रांच को छोड़कर ऑलमोस्ट सारी ब्रांच पोस्ट मॉडर्न पीरियड में शाकास की खत्म हो जाती है। और कहते हैं इस मालवा ब्रांच ने बहुत परेशान किया था गुप्तास को। अगर हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में थोड़ा बहुत देखें तो ये गुप्ता डायनेस्टी है आप लोगों के पास। दिस कंप्लीट रीजन कम्स अंडर गुप्ता डायनेस्टी। और हर डायनेस्टी की कैपिटल होती है। तो गुप्ता डायनेस्टी की कैपिटल आज का पटना और उस समय का पाटलिपुत्र होता था। तो मैं बात कर रहा हूं रामगुप्त के टाइम पर क्या होता है। भाई रामगुप्त के टाइम पर मालवा ब्रांच के एक शाका रूलर ने रामगुप्त पर अटैक किया, या ये कह लो कि पाटलिपुत्र पर अटैक किया। उस अटैक में रामगुप्त हार जाता है। और इसके हारने के बाद रामगुप्त उस जो रूलर है उसके साथ एक ट्रीटी करता है। ट्रीटी ये है कि सर यू स्पेयर माई लाइफ, बट इन रिटर्न यू यू कैन टेक माई वाइफ। मतलब ये थोड़ा राइमिंग सा हो गया कि सर आप मेरी जान छोड़ दो, इसको ले जाओ। इसने वैसे बहुत दिमाग खा रखा। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि वाइफ के साथ या वाइफ को डील करने वाला ये इंसान हिस्ट्री में पहला इंसान है। देखा, इससे पहले तक किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं वाइफ के साथ या वाइफ को देकर भी अपनी जान बचवा सकता हूं। और ये जो रूलर है, शाका रूलर, इसका नाम रुद्रसिम्हा थर्ड है। इसको लिखवाऊंगा मैं अभी आपको। तो रामगुप्त अपनी वाइफ का यहाँ पर एक तरीके से ट्रीटी कर लेता है इस मालवा ब्रांच के शाकास के साथ। और उस समय ना एक ट्रेंड होता था कि जो इंसान शाका रूलर को हराता था वो अपने नाम के आगे एक टाइटल जोड़ देता था। वो टाइटल था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का मतलब क्या है कि मैं डिस्ट्रॉयर हूं शाकास का। चलिए जी, ये तो काम किया रामगुप्त ने। अब रामगुप्त का ही छोटा भाई है, मींस दिस रामगुप्त इज हैविंग द ब्रदर, और ये इसका ब्रदर है चंद्रगुप्त सेकंड। मतलब क्या, इस समुद्रगुप्त के 2 बेटे हैं। एक बड़ा बेटा रामगुप्त और छोटा बेटा चंद्रगुप्त सेकंड। इतना क्लियर हुआ। अब ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या है ये हम लोग लगाते हैं, ना कि ये रूलर। मतलब देखा जाता है कि ये नाम हिस्ट्री में कितनी बार यूज हुआ है, उसके हिसाब से आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मार्किंग कर देते हैं। ठीक है जी। तो रामगुप्त सेकंड और रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड ये राजा समुद्रगुप्त के 2 बेटे हैं। और जैसे ही चंद्रगुप्त सेकंड को ये पता लगता है कि रामगुप्त ने अपनी वाइफ, इसकी वाइफ का नाम याद करें तो वाइफ है इसकी ध्रुव देवी। तो जैसे ही चंद्रगुप्त सेकंड को पता लगता है कि रामगुप्त ने अपनी ध्रुव देवी, अपनी वाइफ की ही डील कर ली, और ऐसे में अगर ये डील सक्सेसफुल हो जाती है तो गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर जो दाग लगेगा शायद वो कभी धुल ना पाए। देखो यार, गुप्ता डायनेस्टी को फिर लोग जानते कि यार इन लोगों ने तो अपनी वाइफ ही बेच दी, देखा जाए अपनी जान बचाने के लिए। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने यहाँ पर क्या किया, वो एक चाल चलते हैं। सबसे पहले रानी ध्रुव देवी को कमरे में बंद किया जाता है, और रानी ध्रुव देवी के जो कपड़े हैं वो खुद पहन लेते हैं ये। मतलब अपना अटायर जस्ट लाइक ध्रुव देवी बनाते हैं। और उस अटायर में सबसे पहले तो अपने भाई को मारते हैं, रामगुप्त को। और उसके बाद पालकी में बैठ के जाते हैं मालवा। इधर मालवा जाते हैं, जिस राजा ने ध्रुव देवी मांगी थी, फिर उस राजा को मारते हैं। और चंद्रगुप्त सेकंड इज नोन फॉर डिस्ट्रॉइंग द लास्ट ब्रांच ऑफ शाकास। शाकास की आखिरी ब्रांच चंद्रगुप्त सेकंड ने खत्म करी। और जैसे ही इन्होंने ये काम किया, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो राजा ये काम करता था वो अपने नाम के आगे एक टाइटल जोड़ लेता था, विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त सेकंड उस दिन के बाद से कहलाए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इनका एक टाइटल था विक्रमादित्य। अब इनके टाइम पीरियड में, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में, ये तो मैंने आप लोगों को पहली चीज बता दी। दूसरी चीज समझ में आनी बहुत जरूरी है। उस समय इंडिया के सदर्न पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में एक डायनेस्टी और रूल करती थी, जो कि गुप्ता डायनेस्टी की कंटेम्पररी थी।
और इस डायनेस्टी का नाम था वकातका, वकातका डायनेस्टी। वकातका डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी आपस में कंटेम्पररी है, पहले तो इतना समझ लो। अब इंपॉर्टेंट चीज समझो हुआ क्या, कि वकातका डायनेस्टी के पास इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट का कंट्रोल था। भाई इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट का कंट्रोल इन लोगों के पास में है, जिसमें गुजरात भी आ रहा है, ये पूरा की पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, ये सारे के सारे पार्ट्स इन लोगों के कंट्रोल में आ रहे हैं। और उस समय इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में ट्रेड करता था। तो गुप्ता डायनेस्टी को इंडिया की ये वेस्टर्न कोस्ट का कंट्रोल चाहिए, और ये कंट्रोल आपको तभी मिल सकता है जब वकातका किंगडम हारे। और किंगडम को हराने के लिए ब्लडशेड करना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात क्या है, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने यहां पर अपना दिमाग भिड़ाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी वकातका राजा के साथ। जो वकातका किंग है उसके साथ चंद्रगुप्त सेकंड मैरिड हिज डॉटर, और इनकी डॉटर का नाम है प्रभावती गुप्त। अब प्रभावती गुप्त की जैसे ही शादी वकातका किंग के साथ होती है, वी डोंट नो व्हाट हैपेंड, 15 दिनों के बाद वकातक किंग डाइड। भाई जस्ट अब शादी के 15 दिनों के बाद वकातका जो किंग है वो एक्सपायर हो जाते हैं। और वकातका किंग के मरने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड की जो डॉटर है प्रभावती गुप्त, वो अपने फादर की पॉलिसीज को वकातका किंगडम में चलाती है। क्योंकि देखो कोई बेटा तो है ही नहीं, एंड ही वाज द लास्ट, जो वो है वो लास्ट किंग था जो अभी मरा है। ऐसे में प्रभावती गुप्त अपने फादर मतलब चंद्रगुप्त सेकंड की पॉलिसीज को साउथ इंडिया में चलाती हैं। और ये हमको पता कैसे लगा, अभी तक तो कैपिटल इन लोगों की पाटलिपुत्र ही थी। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में पहली बार ऐसा होता है कि गुप्ता डायनेस्टी की दो कैपिटल्स हो जाती हैं, एक तो पाटलिपुत्र और दूसरी कैपिटल ये लोग उज्जैन बना देते हैं। और उज्जैन कैपिटल शायद बनी भी इसलिए होगी क्योंकि इंडिया के वेस्टर्न पोर्शन को कंट्रोल करना था। इतना क्लियर हुआ, ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। तीसरे इवेंट की तरफ चलते हैं। एक चाइनीज ट्रेवलर फाहियान, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका। ये चाइनीज ट्रेवलर था फाहियान, जो इंडिया घूमने आया था। और ये इंडिया घूमने चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में ही आता है। चंद्रगुप्त सेकंड इंडिया के पहले ऐसे किंग है जिन्होंने अपने कोर्ट में अकबर से भी कई साल पहले 9 रत्नों को रखा था। 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जेम्स में कालिदास आ जाते हैं, अमर सिंह आ जाते हैं, घटकर पर, वराह मिहिर, धनवंतरी। ये धनवंतरी और घटकर पर जो है ये उस समय के बहुत इंपॉर्टेंट फिजिशियंस हुआ करते थे। कहा जाता है आयुर्वेद भी इन लोगों से डिराइव हुआ है। पंचतंत्र की कहानियों के लेखक विष्णु शर्मा, इंडिया के पहले सर्जन सुश्रुत, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये चंद्रगुप्त सेकंड के कंटेम्पररी है। इतना क्लियर होता है जी। तो चंद्रगुप्त सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दो तीन चीजें आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं रामगुप्त पर किस शाका रूलर ने अटैक किया था। तो एक हेडिंग डाल दीजिए रामगुप्त। वैसे तो आप लोगों के नोट्स में ये थोड़ा थोड़ा है, मैं फिर भी थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देता हूं। लिखिए, द शाका किंग रुद्रसिम्हा थर्ड, द शाका किंग। और कौन सा शाका किंग है, ये मालवा ब्रांच का। द शाका किंग रुद्रसिम्हा थर्ड, द शाका किंग रुद्रसिम्हा थर्ड अटैक्ड रामगुप्ता, द शाका किंग रुद्रसिम्हा थर्ड अटैक्ड रामगुप्ता, attacked Ramgupta, and in order to save his life, and in order to save his life, Ramgupta, and in order to save his life, Ramgupta promised to surrender his wife. Ramgupta promised to surrender his wife, Dhruv Devi. Ramgupta promised to surrender his wife, Dhruv Devi, to the Shaka king. रामगुप्त promised to surrender his wife ध्रुव देवी। ये ध्रुव देवी लिखा होगा, मैं कहा गया, यहां नहीं है, पीछे है। promised to surrender his wife ध्रुव देवी to the Shaka king. Next point. Because of this issue, because of this issue, the younger brother of Ramgupta, because of this issue, the younger brother of Ramgupta, Chandragupta II, because of this issue, the younger brother of Ramgupta, Chandragupta II, Chandragupta II killed his brother Ramgupta, killed his brother Ramgupta
killed his brother Ram Gupta and also exterminated, yeah, and also terminated Rudrasimha III, and also terminated the Rudrasimha III, ब्रैकेट में डाल सकते हो, द लास्ट ब्रांच ऑफ शाका डायनेस्टी, द लास्ट ब्रांच ऑफ शाका डायनेस्टी, एंड ऑल्सो टर्मिनेटेड रुद्रसिम्हा III, द लास्ट ब्रांच ऑफ शाका डायनेस्टी. And in this way, he adopted the title of Vikramaditya. And in this way, he adopted the title of Vikramaditya. विक्रमादित्य का मतलब ही समझ लीजिए डिस्ट्रॉयर ऑफ शाकाज. और ये पहली बार नहीं हुआ था. शाका डायनेस्टी की, जैसे मैंने बोला, 5 डायनेस्टीज, इनकी 5 ब्रांचेस थी. हर ब्रांच को हराने वाला किंग अपने आप को विक्रमादित्य बोलता था. चंद्रगुप्त सेकंड ने भी यही काम किया. आगे बात करते हैं. चंद्रगुप्त सेकंड मैरिड हिज डॉटर प्रभावती गुप्ता. चंद्रगुप्त सेकंड ये हैंग हो जाता है बार बार. मैरिड हिज डॉटर प्रभावती गुप्ता, मैरिड हिज डॉटर प्रभावती गुप्ता टू द वकातका किंग. प्रभावती गुप्ता टू द वकातका किंग, ये वकातक डायनेस्टी है. टू द वकातका किंग रुद्रसेन सेकंड, टू द वकातका किंग रुद्रसेन सेकंड, टू द वकातका किंग रुद्रसेन सेकंड. After a few days of marriage, Rudrasen died. After a few days of marriage, Rudrasen died. And Prabhavati Gupta started spreading the policies of her father. And Prabhavati Gupta started following the policies of her father in the Vakataka kingdom. The policies of her father in the Vakataka kingdom. The policies of her father in the Vakataka kingdom. उसके बाद आप लोगों को सिंपल सी बात है, लिखना होगा कि फाहियान जो है, जो ट्रेवलर है, एक चाइनीज ट्रेवलर, वो चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में ही सबसे पहले आए थे. और उससे पहले अपन लोग बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट के 9 जेम्स. ये आप लोगों के नोट्स में नहीं है सॉरी, इस वाले में. तो आप प्लीज एक बार 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड डाल लीजिए. आइएगा. गुड मॉर्निंग जी. आप लोग भी फर्स्ट क्लास है. तो 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड. 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड. अक्सर जब भी आप कभी 9 जेम्स की बात सुनते हैं तो याद आता है अकबर. बट अकबर से कई साल पहले ये 9 जेम जो है ये चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में रह चुके हैं. 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड. अब चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट के 9 जेम्स कौन कौन से? सबसे पहला तो है कालिदास. अगर कालिदास की बात करते हैं तो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले लिखा था संस्कृत लैंग्वेज में. कालिदास ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले लिखा था, मालविका अग्निमित्रम. तो ये एक बार ना कालिदास के ब्रैकेट में इन लोगों का, कालिदास का जो प्ले है वो ब्रैकेट में लिख लीजिए, मालविका अग्निमित्रम. मालविका अग्निमित्रम ये कालिदास का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है संस्कृत लैंग्वेज में. प्ले का मतलब होता है जैसे शेक्सपियर कभी लिखा करते थे, वैसा ही प्ले है. इसमें मालविका लड़की है और अग्निमित्र एक किंग है. तो हाँ, मैंने बताया वैसे था इसको पहले, बट क्योंकि आप नए बच्चे हो तो बता दूं. मालविका अग्निमित्रम एक लव स्टोरी जैसा प्ले समझ लो, शेक्सपियर जैसे लिखते थे वैसा ही प्ले है ये. इसके बाद आगे बात करते हैं. दूसरा जेम लिख लीजिए, वराह मिहिर. वराह मिहिर बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, ये एस्ट्रोनॉमर है यार.
वराह मिहिर की बात करते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट के ये सेकंड जेम है। और वराह मिहिर एक एस्ट्रोनॉमर है। एस्ट्रोनॉमर का मतलब ये नहीं है कि ये गए थे स्पेस में, इन्होंने एक बुक लिखी है, बृहत संहिता। वराह मिहिर की एक बुक लिख लीजिए ब्रैकेट में, बृहत संहिता। एस्ट्रोनॉमी के ऊपर ये बुक लिखी गई है, इसमें स्टार्स, सन, प्लैनेट्स के बारे में बहुत कुछ बता रखा है इन्होंने। तो वराह मिहिर एक एस्ट्रोनॉमर है, और इसको, इस बुक को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। मतलब बहुत कुछ लिखा है इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में इस बुक में। इसमें केवल एस्ट्रोनॉमी नहीं है, इसने वराह मिहिर ने इस बुक में बॉटनी के बारे में भी लिखा है, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी के बारे में भी बताया है, और नेचुरल हिस्ट्री क्या होती है वो सब चीजें। तो इसके बाद आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो वो है जेम इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड इज अमर सिम्हा। अमर सिम्हा, AMARSIMHA, अमर सिम्हा। ये थर्ड जेम है मैम, अमर सिम्हा। फोर्थ, शंकु, SHANKU, शंकु, SHANKU, शंकु। अपन लोग चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट के 9 जेम लिख रहे हैं। सबसे पहला मैंने कालिदास बताया था, सेकंड इज वाराह मिहिर जो आपके बोर्ड पे लिखा है, थर्ड शंकु बताया अभी आप लोगों को। हाँ कोई नहीं, उसको फोर्थ बोल दूंगा मैं। तो थर्ड अमर सिम्हा बताया, फोर्थ इज शंकु। पांचवे का नाम लिखिए, घटकर पारा। द फिफ्थ इज घटकर पारा। घटकर पारा। नेक्स्ट वर रुचि। वर रुचि, ये इसी चल नहीं रही है क्या? नेक्स्ट वेताल भट्ट। यार ये वेताल भट्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेताल भट्ट ने ही विक्रम बेताल की कथाएं लिखी हैं, जिसमें विक्रम होता है वो घोस्ट राइडर, और बेताल होता है घोस्ट। तो वो विक्रम बेताल की स्टोरीज शायद आप लोगों ने ना सुनी हो। देखिए, अच्छा, मुझे लगा मेरी जनरेशन के वाले जानते हैं, आजकल तो का ही देखते हैं मैम। हाँ जी मैम। वर रुचि, वर रुचि, ये भी एक जेम है उनके कोट के। ये सब जेम्स के नाम लिखवा रहा हूं मैं। वर रुचि। नेक्स्ट कितने हो गए अपने? 7 हो गए। 7, हाँ। आठवां लिखिए, धनवंतरी। धनवंतरी, धनवंतरी फिजिशियन है, डॉक्टर है इनके कोर्ट के, धनवंतरी। और द एट्थ, सॉरी, नाइन्थ वन इज शौपणक। शौपणका। और इस तरीके से चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट के 9 जेम्स हैं। इसमें से हो सकता है वो आप लोगों से पूछ ले, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड कोर्ट। चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट का नीचे दिया गया कौन सा जेम नहीं है। तो ये 9 जेम है चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट के। चाइनीज टेबलर फाहियान इनके टाइम पीरियड में आता है। और अगर मैं फाहियान की बात करता हूं तो यार फाहियान ने एक बुक लिखी है जहां पर आप लोगों ने फाहियान लिखा है। मैम उस समय क्या होता था ना, चाइनीज टेबलर इंडिया में घूमने आते थे, और घूमने की एक मुख्य वजह मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध, क्योंकि इंडिया में उन्होंने बहुत सारे प्रवचन दिए थे, और बहुत सी किताबें महात्मा बुद्ध की जो थी वो पाम लीव्स पर लिखी गई थी। पाम लीव्स का मतलब उस समय ना पेपर तो होता नहीं था, तो लोग क्या करते थे, हाथों से बुक केवल उस पे पत्ते पर लिखते थे। तो वो पाम लीव्स पर जब आप हाथों से कुछ लिखते हो, इसको कहा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब जो चीज आप हाथों से लिखो, कोई रिकॉर्ड अगर आप हाथों से मेंटेन करो तो वो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं। तो इन्हीं मैन्युस्क्रिप्ट्स की खोज में चाइना से ये ट्रेवलर इंडिया में आया करते थे। बहुत सारे आए हैं, जैसे हुआन सांग आया है, हेन सांग, सॉरी, हेन सांग आया है, फाहियान, इत सिंह, बहुत तरह तरह के चाइनीज ट्रेवलर इंडिया में आए हैं। और क्योंकि बुद्धिज्म का ये स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है इंडिया, है ना, वो बात अलग है कि महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंट इन इंडिया, दैट टू इन बिहार, देखा जाए तो। और बिहार में एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी भी गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड में ही बनती है, दैट इज कॉल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। अगर नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय नहीं हुई होती ना, मतलब मान के चलो अगर नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो ये मान के चल सकते हो आप लोग कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आज के टाइम पर कुछ भी नहीं है नालंदा के सामने। मतलब उस समय की बात कर रहा हूं मैं कि दुनिया भर से लोग पढ़ने इंडिया में आते थे। कहां कहां से, तो मोरक्को, स्पेन,
ये वो देश है, अगर मैं मोरक्को की बात करूं तो ये आपका नॉर्दर्न अफ्रीका में आता है, स्पेन पोर्तुगल सदर्न यूरोप में आते हैं। सोचिए, ऑल द वे फ्रॉम दीज कंट्रीज आप पैदल चलकर भारत में आ रहे हैं ताकि नालंदा में आपको एडमिशन मिल सके। और नालंदा का एडमिशन क्राइटेरिया भी बड़ा अटपटा सा था। कहा जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी के गेट कीपर्स आप लोगों से 5 क्वेश्चन पूछते थे, and if you were able to answer them, then you can enter the university, and once you have entered the university you are the student। एक बार आप यूनिवर्सिटी में एंटर हो गए तो आप स्टूडेंट हैं, मतलब आपका एडमिशन पक्का। नालंदा यूनिवर्सिटी में उस समय हॉस्टल हुआ करते थे। मतलब अब ये मान के चलिए, हालांकि जिस आदमी ने इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया उसकी पर्सनल दुश्मनी है इंडिया के ज्ञान के साथ। नाम है इसका भख्तियार खिलजी। और भख्तियार खिलजी के बारे में बताऊंगा जब मैं आपको मेडिवल इंडिया पढ़ाऊंगा। फिलहाल फाहियान की जो फेमस बुक है उसका नाम लिख लीजिए, फू यू की। फू यू की, ये फेमस बुक लिखी है फाहियान ने। फू यू की इज अ फेमस बुक रिटन बाय फाहियान। फू यू की चाइनीज ट्रेवलर है और इंडिया में चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में आते हैं या चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में आते हैं। उसके बाद आप लोगों को चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बस एक पॉइंट और डाल देना है कि ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकंड टाइम पीरियड, ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकंड टाइम पीरियड देयर वर 2 कैपिटल्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकंड टाइम पीरियड देयर वर 2 कैपिटल्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। दोनों कैपिटल्स आप लोगों के सामने मैप में है। मैम जितना मैप बनाओगे ना उतना हिस्ट्री ज्यादा याद रहेगी। मैं ये भी बता दूं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, बड़े सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। वो ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज नॉट द कंटेम्परेरी ऑफ गुप्ता। भाई गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड में कौन सी डायनेस्टी उसकी कंटेम्परेरी नहीं है। सोचिए, वकातका नहीं लिखा हुआ, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इंडिया में उस समय नॉर्थ इंडिया में गुप्ता तो साउथ इंडिया में मेजर डायनेस्टी वकातका थी। केवल यही दोनों डायनेस्टीज इंडिया में मेजरली रूल करती थी। छोटी मोटी डायनेस्टीज और भी हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं केवल ये दोनों ही हैं, बट मैं मेजॉर या मेजर डायनेस्टीज की बात करूं तो 2 ही थी। नॉर्थ इंडिया में गुप्ता, साउथ इंडिया में वकातका। तो मैप से क्या होता है ना, हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगती। वैसे तो ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग है। मैं थोड़ा मैप से आप कंसेप्चुलाइज कर सकते हो, तो विजुअलाइज अगर कर पाओ ना हिस्ट्री को, तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। अगर विजुअलाइजेशन आ रहा है तो आप समझ लोगे, आगे जाकर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो ऐसा लगेगा जैसे मैं नोट से लिखवा रहा हूँ बस। ठीक, तो ये आपका चंद्रगुप्त सेकंड था। चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट के टाइम पीरियड में गुप्ता डायनेस्टी की 2 कैपिटल्स हैं, जिसमें एक कैपिटल पाटलिपुत्रा है जो प्रेजेंट डे पटना कह सकते हो आप, और दूसरी कैपिटल उज्जैनी। उज्जैनी आज उज्जैन है। दिस वॉज प्रोनाउंसिएटेड एज उज्जैनी। इसमें वाई और आई और लग जाता था, उज्जैनी हो जाता था। ये आज की डेट में उज्जैनी उज्जैन है। एंड उज्जैन इज फेमस फॉर महाकालेश्वर टेम्पल। कौन सी नदी महाकालेश्वर टेम्पल के पास से निकलती है? लाइक ऑन विच रिवर बैंक उज्जैन इज लोकेटेड? ऑन विच रिवर बैंक उज्जैन इज लोकेटेड? हाँ, एक ही तो है मैम। यार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपकी ज्योग्राफी में, तो समझ रहे हो, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होंगे। जीएस बहुत मुश्किल नहीं आती आपकी जुडिशरी में। यूपी में ज्यादा पूछते हैं ये लोग, और बहुत ही मतलब नॉमिनल से जीएस है, क्योंकि देखो जुडिशरी का पेपर है तो ऑफकोर्स यहाँ पर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा होंगे। जीएस कोई पढ़ता नहीं है, तो इसलिए ये एक बेंचमार्क हो जाता है आप बच्चों को बाहर निकालने का। मतलब यार सारे बच्चे पास हो जाएंगे तो जॉब किसको दूंगा। इसलिए शिप्रा रिवर है, शिप्रा। शिप्रा रिवर के ऊपर उज्जैन है, और महाकालेश्वर टेम्पल के पास से शिप्रा रिवर निकलती है। ठीक है मैम, शिप्रा के बहुत सारे नाम हैं। जो जो मेजर प्रोनाउंसिएटेड है वो शिप्रा है। और अपनी कॉपी के साइड में ना मार्जिन भी खींच के चलो यार। मैं कभी कभार कुछ बहुत बोल देता हूँ क्लास में, देखो मैं बकवास नहीं करता हूँ। कभी कभार मेरे मुंह से निकली चीजें आ जाती हैं, तो बहुत ध्यान से समझकर मार्जिन में लिखते रहिएगा। आगे बात कर रहा हूं मैं। तो ये आप लोगों का हो गया चंद्रगुप्त सेकंड। और जैसे कि हम लोगों ने रूलर्स का टाइम पीरियड लिखा था, चंद्रगुप्त सेकंड के बाद अब आ रहे हैं कुमारगुप्त। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कुमारगुप्त ने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया था, क्योंकि ये लोग ना अपने नामों के आगे बड़े बड़े टाइटल अडॉप्ट कर लेते थे। कुमारगुप्त का टाइटल है महेंद्र आदित्य। ये महेंद्र आदित्य टाइटल कुमारगुप्त ने अडॉप्ट किया था। और कुमारगुप्त के टाइम पर हो क्या रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। सेंट्रल एशिया से ना एक ट्राइब इंडिया में बार बार अटैक कर रही थी। कहा जाता है कि इस ट्राइब के लगातार अटैक करने की वजह से गुप्ता डायनेस्टी का बहुत नुकसान हो रहा था।
महेंद्र आदित्य ने टाइटल अडॉप्ट किया। और सारे राजाओं के टाइम पीरियड से अगर मैं कुमार गुप्ता का टाइम पीरियड देखूं तो कहा जाता है कि कुमार गुप्ता का टाइम पीरियड सभी राजाओं में सबसे पीसफुल रहा है। तो ये भी लिख लीजिए, मोस्ट पीसफुल रेन आउट ऑफ ऑल द गुप्ता रूलर्स। मोस्ट पीसफुल रेन आउट ऑफ ऑल द गुप्ता रूलर्स। सभी गुप्त राजाओं में से सबसे शांति वाला काम या शांति वाला पीरियड जो है वो इस इंसान का रहा है। मोस्ट पीसफुल रेन, REIGN, इसको RAIN मत कर देना मैम, बोलो सबसे शांतिपूर्वक बारिश। इसी टाइम तो मोस्ट पीसफुल रेन आउट ऑफ ऑल द गुप्ता किंग्स, ये है कुमार गुप्त। कुमार गुप्त के टाइम पीरियड में जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि इंडिया में बहुत से अटैक होने लग रहे थे। अब ये अटैक इंडिया में कहां से हो रहे थे, आइए एक बार वो बता दूं। कहा जाता है इंडिया के वेस्ट से, मतलब नॉर्थ वेस्ट से बात करते हैं तो एक ट्राइब जो बिल्कुल मंगोलों की तरह है। आप लोगों ने मंगोल में चंगेज खान सुना ही होगा, है ना। हालांकि चंगेज खान इस समय तो नहीं आ रहा, चंगेज खान 1206 में आता है, अपना 1206। मैं बात कर रहा हूँ 550 और 650 के बीच के टाइम पीरियड की। तो एक ट्राइब है जिसको आप लोग हुन कहते हैं, हुन्स। सेंट्रल एशिया की ये वो ट्राइब है जो जहां जाती है वो सब उजाड़ देती है, इनको हुन्स कहते हैं। कुमार गुप्त के टाइम पीरियड में इंडिया में हुन इन्वेजन होने लगते हैं, हुन इन्वेजन्स। और गजब चीज क्या है, किसी भी हुन इन्वेजन का सामना कुमार गुप्त ने नहीं किया। ये अपने बेटे को भेजते थे हमेशा, और इनका बेटा है सिकंद गुप्त, जो आप लोगों ने अभी मेरे साथ यहां पर पढ़ा। कुमार गुप्त का बेटा सिकंद गुप्त है। सारे हुन इन्वेजन इस आदमी ने जूझे अकेले। तो इसलिए मैंने कुमार गुप्त के बारे में लिखवाया कि ये मोस्ट पीसफुल रेन है इनका, क्योंकि ये राजा कभी खुद तो लड़ने गया ही नहीं ना। तो कुमार गुप्त के बारे में आप एक पॉइंट लिख सकते हो, लाइक ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड, लिख लीजिए, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड इंडिया वॉज अंडर द इन्वेजन ऑफ हुनाज। ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड इंडिया वॉज अंडर द इन्वेजन ऑफ हुनाज। इंडिया वॉज अंडर द इन्वेजन ऑफ हुनाज। तो हुन इन्वेजन इंडिया में बहुत हो रहे थे इस टाइम पीरियड के आसपास। इंडिया वॉज अंडर द इन्वेजन ऑफ हुनाज। इसके बाद सबसे गजब चीज इस आदमी ने क्या करी मैं वो बता दूं। ही स्टेब्लिश्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी। ही स्टेब्लिश्ड द वर्ल्ड फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी। ही स्टेब्लिश्ड द वर्ल्ड फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी। ही स्टेब्लिश्ड द वर्ल्ड फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक है ये आदमी, और बहुत कुछ किया है इस आदमी ने, मतलब अगर देखा जाए तो। वैसे तो बढ़िया ही राजा था, बहुत कुछ ज्यादा कर नहीं पाया। कुमार गुप्त ने महेंद्र आदित्य का टाइटल अडॉप्ट किया था। एक टाइटल इस आदमी ने अपने आप को और दिया, मतलब टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रेन, अपने रेन के खत्म होते होते। टाइटल लिख लीजिए, शक्रादित्य। कुमार गुप्त को एक नाम से और पुकारा जाता है, शक्रादित्य। शक्रादित्य इसका एक और टाइटल है जो इस आदमी ने अडॉप्ट किया था। नहीं, विक्रमादित्य बस एक आदमी ने लिया है, चंद्रगुप्त सेकंड नहीं। विक्रमादित्य वो इंसान लेता था जो शाका किंग को हराता था। तो 5 ब्रांचेस थी ना, जो 4 ब्रांचेस हराने वाले इंसान था उसने तो लिया ही लिया। अगर गुप्ता डायनेस्टी की बात करें, पूरा गुप्ता डायनेस्टी में विक्रमादित्य एक ही है, चंद्रगुप्त सेकंड। आप कभी कुतुब मीनार गए हैं? वैसे तो बड़ी बकलोल सी जगह है, बट कोई बात नहीं, एक बार होके आने में कोई जगह नहीं है। अगर कभी कुतुब मीनार जाओ तो कुतुब मीनार के बालकनी, मतलब बिल्कुल बगल में ना आपको बहुत ओपन सा कॉरिडोर दिखेगा। वो ओपन कॉरिडोर एक्चुअली में मॉस्क है, ठीक है। वो नॉर्थ इंडिया की पहली मॉस्क है, जो बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मतलब ऐबक नहीं बनवाया था कुतुब मीनार, हालांकि पहला फ्लोर बनवाया तो मर गया, उसके बाद के फ्लोर इल्तुतमिश ने कवर करे हैं। तो अब इल्तुतमिश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस पूरे मॉस्क की बात कर रहा हूं। इस मॉस्क के बिल्कुल नदन एंड में, उत्तरी भाग में एक पिलर दिखेगा आपको, देखा कभी? कुतुब मीनार के बिल्कुल मॉस्क के ही एरिया में नदन साइड में पिलर, जैसे कि मैंने बोला बहुत बकलोल जगह। बहुत से लोग जाते हैं, देखते नहीं है, और देखोगे भी क्यों? क्योंकि तुम जाते ही समवन स्पेशल के साथ हो। मैम कॉलेज में किसी का ध्यान होता है आयरन पिलर के ऊपर? बस यही पता होता है टीचरों को, बेटा इसमें जंग नहीं लगता। अगर साले लगता तो पहले ही पता लग जाता। देखो यार, ये वाले पिलर की बात कर रहा हूं मैं।
ये आयरन पिलर आपको कुतुब मीनार में दिखेगा, और क्योंकि कुतुब मीनार मेहरौली में है तो आयरन पिलर का नाम डाल दिया मेहरौली आयरन पिलर। अब इस मेहरौली आयरन पिलर पर लिखा क्या है? तो इस मेहरौली आयरन पिलर पर एक्चुअली चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में लिखा हुआ है। तो कभी कभार ना डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेहरौली आयरन पिलर के ऊपर किस राजा के बारे में लिखा हुआ है। और क्योंकि ये आयरन पिलर, जैसे कि आपको समझ में आ रहा, कुतुब मीनार के बीच में है, तो बहुत सारे लोग ना आयरन पिलर के डिस्क्रिप्शन को किसी दिल्ली सल्तनत के राजा के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि वो वहां पर ना लॉजिक भिड़ाते हैं कि यार देखो, एक तो कुतुब मीनार के बीच में, कुतुब मीनार बनवाया ऐबक ने, कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश ने, तो इल्तुतमिश है ऐबक में से कोई एक ऑप्शन होगा। ऐसा नहीं है, दोनों ही नहीं है। ये एक्चुअली आयरन पिलर की ओरिजिनल लोकेशन नहीं है। मैं ये भी बता दूं, इस आयरन पिलर को उखड़वा के यहां पर लगवाया गया था। तो ये इन लोगों के साथ प्रॉब्लमैटिक है। तो यहां पर मैं मेहरौली आयरन पिलर एक हेडिंग डाल दीजिए, मेहरौली आयरन पिलर। इसके बारे में एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, तो लिखिए मेहरौली आयरन पिलर गिव्स द डिस्क्रिप्शन, मेहरौली आयरन पिलर गिव्स, ये दिस इज मेहरौली आयरन पिलर, मेहरौली आयरन पिलर गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुप्ता किंग चंद्रगुप्त सेकंड। मेहरौली आयरन पिलर गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुप्ता किंग चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्ता किंग चंद्रगुप्त सेकंड। चलिए जी, अब मैं आ रहा हूं सिकंदगुप्त पर। सिकंदगुप्त जो कि देखा जाए तो गुप्ता डायनेस्टी का लास्ट किंग है, वैसे देखा जाए, बट ये लास्ट किंग नहीं है, ये लास्ट पावरफुल किंग है। कहा जाता है इस आदमी के बाद गुप्ता डायनेस्टी का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। तो सिकंदगुप्त के बारे में आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, ही इज द लास्ट पावरफुल किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का लास्ट पावरफुल किंग है, और जो उसने टाइटल अडॉप्ट किया था, इसने किया कुछ भी नहीं है ऐसा, मैं आपको वैसे ही बता दूं, इसने टाइटल केवल अपने ग्रैंडफादर का कॉपी मारा है। विक्रमादित्य आप लोगों ने लिखा है मेरे साथ, चंद्रगुप्त सेकंड का टाइटल विक्रमादित्य ही टाइटल इस आदमी ने भी अडॉप्ट किया। बट शाखा तो बचे ही नहीं थे ना उस टाइम पीरियड में। 5 ब्रांचेस थी, जैसे कि मैंने आपको समझाया, 4 ब्रांचेस तो खत्म हो गई थी, 5वीं ब्रांच चंद्रगुप्त सेकंड ने हटाई। तो सिकंदगुप्त के लिए पहला पॉइंट, ही इज द लास्ट पावरफुल किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। दूसरा पॉइंट, ही ऑल्सो अडॉप्टेड द टाइटल विक्रमादित्य, ही ऑल्सो अडॉप्टेड द टाइटल विक्रमादित्य। विक्रमादित्य टाइटल इन्होंने भी अडॉप्ट किया था। यहां पर खत्म हो जाता है आप लोगों का गुप्ता डायनेस्टी। बट गुप्ता डायनेस्टी इज मच मोर नोन फॉर इट्स लिटरेचर। भाई गुप्ता डायनेस्टी आज जो सबसे फेमस है वो इसलिए है क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी अपने लिटरेचर के लिए बहुत फेमस है। साइंस, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर ब्रांच में कुछ ना कुछ लिखा गया है। तो एक बार अपन हेडिंग डाल दीजिए, साइंस ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, साइंस ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के टाइम पीरियड में अगर मैं साइंस की बात करता हूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जिसने जिंदगी खराब करी तुम लोगों की, आर्यभट्ट। भाई अगर ये 0 डेसिमल नहीं लेकर आते तो कोई और लेकर आता, ये तो है नहीं कि बच जाते। तो मैथ्स के मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिनाउंड मैथमेटिशियंस। और ये केवल मैथमेटिशियन नहीं है, उस समय एक इंसान 3-3 4-4 फील्ड में महारत रखता था। जैसे ये तो आजकल का प्रॉब्लम है कि आप लोगों को एक ही चीज में स्पेशलिस्ट बनना है, जिसमें तुम आज भी नहीं हो। देखो ना, मुझे लगा तालियां बजा रहे हो। जैसे 12वीं क्लास के बाद तुम अपनी, सॉरी 10वीं क्लास के बाद स्ट्रीम चुनते हो ना, ह्यूमैनिटीज ले, आर्ट्स ले या साइंस ले। चलो तुमने ले ली, तुमने साइंस ले ली, उस दिन के बाद से तुम्हारी जिंदगी खराब होनी शुरू हो जाती है। 11th खराब, 12th खराब, फिर तुम सोचते हो चलो बीटेक कर लेते हैं। बीटेक के बाद भी तुम इंजीनियर, अच्छे इंजीनियर नहीं हो, क्योंकि देखो घर वालों को ना इंजीनियर से एक ही मतलब समझ में आता है कि ये लाइट पंखे ठीक कर देगा जब भी खराब होंगे। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उस समय एक इंसान 3-3 4-4 चीजों का स्पेशलिस्ट होता था। आर्यभट्ट ना तो केवल मैथमेटिशियन है, बट ही इज ऑल्सो एन एस्ट्रोनॉमर। सोचो, मतलब ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में लोगों को प्लैनेट्स के बारे में भी ज्यादा नहीं पता था कि प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन हमारे चारों तरफ घूम रहा है या हम सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, इस चीज के ऊपर भी ना लोगों को कंफ्यूजन थी। आर्यभट्ट ने एक बुक लिखी है सूर्य सिद्धांत, और इस बुक में आर्यभट्ट ने बताया है कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है, ना कि सन हमारे चारों तरफ घूम रहा है। क्योंकि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में तो लोगों को यही पढ़ाया जा रहा था 10वीं शताब्दी तक, लाइक अप टिल 10th to 11th सेंचुरी, कि सन रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहली भी क्लास में बताया था, जो दिखता है ना बेटा वही बिकता है। तुम लोगों को बोला सन कहां से निकला, तुमने बोला सर ईस्ट से। जाएगा किधर? सर वेस्ट की तरफ जा रहा है। अगले दिन कहां से निकलेगा? ईस्ट। तो घूम कौन रहा है? तो तुम बोल रहे हो सर देखो घूमता तो मुझे सूरज ही नजर आ रहा है, अपन तो आज भी यही थे, कल भी यही है।
तो ये ऐसे पागलों वाले आपको लोगों को साइंटिफिक लॉजिक दिए जाते थे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। और मैं वही बता रहा हूं, जब तक यूरोपियन कॉन्टिनेंट जागा, इन सब चीजों पर जब पहली बार चैलेंज किया ना यूरोपियंस ने अपने इस पीरियड को बोला रेनेसा। शायद सुना होगा आप लोगों ने। रेनेसा एक वो पीरियड माना जाता है यूरोप में जब लोगों ने चर्च के ऊपर क्वेश्चन उठाने शुरू करे थे कि सर आप इतने सालों से ये पढ़ा रहे हो, इसका क्या साइंटिफिक प्रूफ है आपके पास, आप कैसे इसको प्रूव कर सकते हो। चर्च ने बोला कोई नहीं बेटा, अभी प्रूफ कर रहे हैं, इसको पकड़ के मारो साले को। उस टाइम पर चर्च के खिलाफ बोलने वाले लोगों को फांसी दे दी जाती थी। लाइक चर्च यूज टू बी सो स्ट्रांग। इंडिया में भी ऐसा ही है भाई, अगर तुम लोग कुछ बोलो तो सही हिंदू रिलीजन के बारे में, एक बार कुछ बोल के तुम रील बना दो, वो जैसी रील वायरल होगी। तो हमारे पास दो संस्थाएं हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, एक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरा हिंदू रक्षा दल। तो आपकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर भारी मिलेंगे आपको, और हो सकता है किसी भी टाइम उठा लिए जाएं आप, फिर कोई संदिग्ध मौत मारे जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं साइंस। डरा नहीं रहा बेटा मैं, इलेक्शन के टाइम पीरियड में होता ही अरविंद केजरीवाल बाहर निकल गया, कमाल ही होगी यार। एंड अमित शाह वाज लाइक इट इज ओनली टिल फर्स्ट, हिल गो अगेन। मुझे ये बढ़िया लगा आदमी ऐसे, मतलब इतना ज्यादा चैलेंज। और देखो यार, इसको पॉलिटिक्स ही कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल कोर टाइम पीरियड में इसको बाहर निकाला आप लोगों ने। मजा आ रहा है ना देखो। तो उसके बाद लोगों को लगता है आएगा तो मोदी, ऐसे कैसे आ जाएगा यार। देखो प्रॉब्लम है, सारे एक साथ हो रखे हैं। पता नहीं, कुछ नहीं पता मैम, मुझे नहीं लगता इस बार। वोटिंग ज्यादा भी कहा है, पहले भी 70% थी, इस बार 66% तो हो रही है। 4% से क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है लोगों यार, एक्चुअली क्या है ना, हीट वेव भी तो है। अब हीट वेव खत्म होने वाली है इंडिया में। लाइक एक्सेप्ट राजस्थान, देयर विल बी नो हीट वेव। अभी याद होगा परसों आंधी आई थी एक, जिसमें तुम उड़ते उड़ते बचे थे बस। वो हीट वेव लास्ट थी बस। उसके बाद अब कोई हीट वेव नहीं है, टेम्परेचर नॉर्मलाइज होने वाला है। तो शायद आने वाले वोटिंग्स में बम्पर वोटिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, अब पता नहीं मुझे, आगे चलते हैं। आर्यभट्ट के बारे में लिखते हैं। आर्यभट्ट की दो बुक लिख लीजिए। आर्यभट्ट की दो बुक्स, एक बुक का नाम है आर्यभट्टियम, और इस बुक में आर्यभट्ट ने जीरो और डेसिमल के बारे में बताया। एक बुक है आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम। इस बुक में आर्यभट्ट ने जीरो और डेसिमल के बारे में बताया है, जीरो एंड डेसिमल। और दूसरी बुक है आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत की बात करते हैं तो सूर्य सिद्धांत में आर्यभट्ट ने क्या बोला, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। सूर्य सिद्धांत में इसने बोला अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। तो ये तो है आप लोगों का आर्यभट्ट की दो बुक्स। उसके बाद बात करते हैं एक और इंसान, ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर है ब्रह्मगुप्त। और ब्रह्मगुप्त ने एक बुक लिखी है ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत की बात करते हैं तो इट इज अ बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी। ये एस्ट्रोनॉमी के ऊपर लिखी हुई बुक है, और इस बुक में ब्रह्मगुप्त कैलकुलेटेड ऑलमोस्ट एन एक्यूरेट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो ब्रह्म सिद्धांत इज अ बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी, फेमस बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी, फेमस बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी in which Brahmgupta calculated, famous book on astronomy in which Brahmgupta calculated, in which Brahmgupta calculated almost an accurate distance between Earth and Sun. In which Brahmgupta calculated almost an accurate distance between Earth and Sun. An accurate distance between Earth and Sun. ठीक है जी, तो ये दो बुक्स हो गई। इसके बाद एक और बुक लिखी है नवनीतकम। नवनीतकम, इसके राइटर्स, इसके सॉरी राइटर जो है वो हमारे पास क्लियर नहीं है। लाइक हु रोट दिस बुक इज नॉट क्लियर, नवनीतकम। बट दिस बुक इज अ फेमस बुक ऑन मेडिसिन। कहते हैं आयुर्वेद जो है वो इसी बुक से डिराइव हुआ है। नवनीतकम इज अ फेमस बुक ऑन मेडिसिन रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। फेमस बुक ऑन मेडिसिन, फेमस बुक ऑन मेडिसिन।
उसके बाद नेक्स्ट राइटर है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, और विष्णु शर्मा की बुक द टेल्स ऑफ पंचतंत्र। द टेल्स ऑफ पंचतंत्र। द टेल्स ऑफ पंचतंत्र, विष्णु शर्मा राइटर है इस बुक के। कई कई साल, देखो पहले व्हाट्सएप और ये सब नहीं थे, तो बच्चे कॉमिक खरीदते थे। कॉमिक के भी बहुत तीन चार नाम आते थे, मैं नाम भूल गया हूँ अब। तो वो कॉमिक्स में जो ज्यादातर जो पूरी की पूरी स्टोरीज होती थी वो पंचतंत्र की कहानियों की ही होती थी, एक्सेप्ट चाचा चौधरी। चाचा चौधरी में तो कुछ है नहीं ना, एक साबू आ जाएगा। चाचा तो बस दिमाग लगाता है, काम तो साबू ही कर रहा है सारा। तो वो वाली चीजें नहीं। मैं केवल पंचतंत्र की कहानियों के बारे में कह रहा हूँ, जैसे कुछ जादुई कहानियां पढ़ते थे लोग उस समय, कि पोटली में कुछ थे, हाँ चंपक चंपक, थैंक यू मैम। हाँ, वो ज्यादा थी। अब तो खैर वो खत्म ही हो गया है ट्रेंड। अब क्या है, अब लोग स्टोरी टेलिंग में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो कुकू एफएम आ रहा है आजकल, नया एक एप्लीकेशन है, जो आप लोगों को ना स्टोरी, मतलब स्टोरी बनाकर सुनाएगी। ठीक है, बहुत ही बकलोल आइडिया है। उसमें लिखा हुआ है कि आप ड्राइविंग करते समय भी सुन सकते हैं। आरजे आरजे रेडियो जॉकीज हैं, वो ही आप लोगों को स्टोरी सुना रहे हैं। उनको खुद ही बोलनी नहीं आ रही, एक्सेप्ट एक दो बुक, बाकी बुक सारी बकवास है। बट ये नया ट्रेंड चला है। एक आरजे और मुझे याद आ रहा है, नीलेश मिश्रा, शायद आप लोगों ने इसके बारे में सुना हो कभी। ही इज नाउ वर्ल्ड रिनाउंड। 93.5 एफएम पर ये आदमी पहली बार आया था, नीलेश मिश्रा शो लेकर। हाँ हाँ हाँ, रात को सुनाता था वो, 10-15 मिनट की कहानी है ना, उसके बीच में 10-15 मिनट के गाने, तब तक तुम सो जाओगे। एक्चुअली वो इंसान तुम्हें विजुअलाइज करवाता था चीजों को, और तुम कर भी लेते थे, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, ह्यूमन माइंड विजुअलाइज करे तो चीजें याद रखता है। तो आगे बात करते हैं, दिस इज ऑल अबाउट गुप्ता पीरियड। और गुप्ता पीरियड की एक खास बात इंडिया में ये तो रही है कि इन्होंने एट लास्ट इंडिया को यूनाइट करके तो रखा। अगर हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं, तो एटलीस्ट इन्होंने इंडिया के नदन पोर्शन को यूनाइट करके तो रखा। नदन पोर्शन टूटे नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है गुप्ता पीरियड की। अब गुप्ता पीरियड के खत्म होने के बाद इंडिया में क्या हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं बेटा। जब भी कभी इंडिया डिसइंटीग्रेट हुआ है, डिसइंटीग्रेट का मतलब जब भी हम कभी पार्ट्स में टूटे हैं, तभी कोई फॉरेनर बाहर से आया है और आपके ऊपर रूल करके गया है। ये हमेशा देखा जाता है। जैसे मौर्यन पीरियड के बाद इंडिया की यूनिटी टूट गई थी, जिसके बाद सेंट्रल एशिया के बहुत सारे लोग उठकर भारत पे राज करके गए, जिसमें मैंने शाकास के बारे में आप लोगों को बताया। शाकास से पहले मैंने इन बच्चों को तीन लोगों के बारे में और बताया, इंडो ग्रीक्स, जो कि है ग्रीक्स ही वैसे, ग्रीक्स वो अलेक्जेंडर वाले ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स भी इंडिया में आ गए। उसके बाद कुशानास, कुशान में कनिष्क, बहुत इंपॉर्टेंट एक कभी किंग हुआ करते थे इंडिया के। पार्थव्स, पार्थव में गोंडोफर्नीज, एक राजा थे गोंडोफर्नीज, जिसके टाइम पीरियड में सेंट थॉमस इंडिया में आया था। सेंट थॉमस क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। सेंट थॉमस की डेड बॉडी आज भी सेंट कैथेड्रल चर्च गोवा में रखी हुई है। कभी गोवा घूमने जाए सपना, कभी जाए तो वहां पर वो तुम्हें चर्च लेके जाएगा। वैसे तो तुम चर्च क्यों ही जाओगे, बट अगर बाई चांस गए तो मैं बता रहा हूँ, वहां पे सेंट थॉमस की डेड बॉडी रखी हुई है, उसमें ग्लास बॉड, उसमें कवर में। तो बहुत ऊपर है, आपको उनकी उंगलियां दिख जाएंगी ऐसे वेव, अगर वो उंगलियां आपको वेव कर रही हैं तो दैट कैन बी योर लास्ट डे इन गोवा। वैसे वो पूरे साल में एक बार निकाली जाती है सबकी दर्शन के लिए, मैं ये भी बता दूं। अब मैं आपको क्यों ही बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मैं फैमिली के साथ गया था। ठीक है, और फैमिली के साथ कभी नहीं जाना चाहिए। चलिए जी, अब बात करते हैं गुप्ता पीरियड के बाद इंडिया में क्या हुआ। देखो यार, अब गुप्ता पीरियड के बाद जो इंडिया टूटा है ना, वो इतना जबरदस्त टूटा है कि इंडिया में गुप्ता पीरियड के बाद मुस्लिम इन्वेजन होते हैं पहली बार। इंडिया में पहली बार दिल्ली सल्तनत जैसी एक सल्तनत बनती है, मुस्लिम रूल स्टेब्लिश हो जाता है। पहली बार आप लोग देखते हैं इंडिया में मुस्लिम डायनेस्टी स्टेब्लिश होने लग रही हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था देखा जाए तो। और अगर गुप्ता डायनेस्टी नहीं टूटती तो शायद इंडिया में आप लोगों को मिडिवल इंडिया में ये मुगल्स, दिल्ली सल्तनत, ये शायद ना पढ़ने पड़ते। क्योंकि कहा जाता है कि इंडिया इस समय पॉलिटिकली इतना टूट चुका है कि कोई भी फॉरेन पावर भारत के बाहर से आकर इंडिया पे रूल कर सकती है। हालांकि एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो पोस्ट गुप्ता पीरियड को केवल 1 मिनट में खत्म कर देंगी, जबकि ऐसा नहीं है। पोस्ट गुप्ता पीरियड में आप लोगों को तीन चीजें मेरे साथ पढ़नी है, मैं आपको पहले ही बता दूं। एक है राजा हर्षवर्धन की स्टोरी। राजा हर्षवर्धन को लास्ट हिंदू रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कहा जाता है।
हर्षवर्धन के बाद कभी भी पूरे इंडिया पे रूल करने वाला कोई हिंदू सम्राट नहीं हुआ। हर्षवर्धन के बाद आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में। ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल क्या है? इतिहास में तीन वंश आपस में लड़ते हैं केवल एक पार्ट के लिए, और वो एक पोर्शन था कन्नौज, द सिटी ऑफ परफ्यूम्स, इत्र की जो जगह है। पता है ना कन्नौज फेमस है इत्रों के लिए? नहीं? बता दूं, इत्र के लिए फेमस है कन्नौज। और सबसे पहले ये नूरजहान सुना है? नहीं? वो जहांगीर की बंदी। हाँ, नूरजहान अपनी, सॉरी बेटा, बंदी बंदी नहीं यूज करना चाहिए वर्ड, बट है तो है। नूरजहान की जो मदर है ना, मदर, उनसे सीखा था उन्होंने रोज से इत्र निकालना। तो ये इत्र की कला वहां से चल रही है इंडिया में। कन्नौज उसके लिए फेमस है। आपको बता दूं, आज कैपिटल हमारी दिल्ली है, बट पहले कभी इंडिया की कैपिटल बिहार के पटना हुआ करता था, ये पाटलिपुत्र। धीरे धीरे ये पाटलिपुत्र कैपिटल जो है ये वेस्ट की तरफ शिफ्ट हुई और कन्नौज में आई। कन्नौज है यूपी के बिल्कुल सेंटर में। फिर कन्नौज से शिफ्ट होके आगरा में आती है, और फिर आगरा से परमानेंटली शिफ्ट होके दिल्ली। और ये कैपिटल का जो ट्रांसफर हो रहा है ना अभी, ये आप मेरे साथ पूरी हिस्ट्री में पढ़ोगे। इसमें दिल्ली जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तब मैं मॉडर्न इंडिया पहुंच जाऊंगा, क्योंकि अंग्रेजों के समय 1911 में दिल्ली राजधानी बनी थी, और 1911 में ही आप लोगों ने दिल्ली सिटी को प्लान किया था। जैसे राष्ट्रपति भवन बनाओ, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, सिविल लाइंस, मॉडल टाउन, ये सब कुछ इन लोगों ने प्लान किया था। और उस समय बनी थी दिल्ली, जिसको आप लोग बोलते हैं न्यू दिल्ली। 1911 के बाद दिल्ली के दो बंटवारे होते हैं, ओल्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली। कभी दिमाग में आया होगा शायद कभी कि दिल्ली को क्यों बोलते हैं न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली इज दैट दिल्ली कंस्ट्रक्टेड बाय अंग्रेज, और ओल्ड दिल्ली वो दिल्ली है जो शाहजहां ने रेड फोर्ट के आसपास बसाई थी। ये लाल किले के आसपास की दिल्ली आपकी ओल्ड दिल्ली है। ओल्ड दिल्ली कैपिटल नहीं है इंडिया की। दिल्ली वालों की हवाबाजी है ना बहुत ज्यादा, हम लोग है ही हवाबाज। आप तो दिल्ली के किसी भी कोर्ट पोर्शन में रहे, और ईस्ट दिल्ली वाले तो कतई कैपिटल में नहीं आते। ये भी बता दूं मैं आपको, इसलिए हम लोगों को ना थोड़ा अलग ही माना जाता है। जैसे कभी साउथ दिल्ली क्राउड में एक ईस्ट दिल्ली वाला लौंडा खड़ा हो जाए तो वो अलग से दिख जाएगा कि वो ईस्ट दिल्ली का है। ईस्ट दिल्ली वाले नहीं आते, यहां तक कि दिल्ली वाले आते ही नहीं है। दिल्ली का बहुत छोटा सा पोर्शन जो है वो आता है केवल कैपिटल में, एंड दैट इज इन एंड अराउंड इंडिया गेट। इंडिया गेट के आसपास की दिल्ली को आप लोग कैपिटल मानते हैं वैसे, बट जो ये दिल्ली के दो बंटवारे हुए हैं ना, ये 1911 में हुए हैं। तो ये सारा कैपिटल का हिस्ट्री आप मेरे साथ डायनेस्टीज के टाइम पीरियड में लेकर पढ़ोगे। हर डायनेस्टी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाऊंगा। अब मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं पोस्ट गुप्ता पीरियड में, गुप्ता डायनेस्टी के बाद क्या हुआ। और अगर मैं पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात करता हूं, हेडिंग डाल दीजिए, पोस्ट गुप्ता पीरियड में इंडिया के मैप 3 बार बदलते हैं यार। इंडिया के जो मैप है ये पोस्ट गुप्ता पीरियड में 3 बार चेंज होते हैं, और ये टॉपिक आप लोगों के नोट्स में नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि पोस्ट गुप्ता पीरियड बहुत कंफ्यूजिंग है। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, इंडिया के मैप यहां पर 3 बार बदलते हैं, बहुत सारी डायनेस्टीज आती हैं, और पहली बार इस पीरियड में हिंदी लैंग्वेज को यूज किया जाता है इंस्क्रिप्शंस को लिखवाने के लिए। कभी आप लोगों से पूछा जाता है कि गुप्ता पीरियड में कोर्ट लैंग्वेज क्या थी। कोर्ट लैंग्वेज का मतलब उस समय किस भाषा में काम होता था। संस्कृत लैंग्वेज वॉज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड, इसको मेंशन कर देना। संस्कृत लैंग्वेज में ही उस समय काम होता था गुप्ता पीरियड में, सारे ऑफिशियल वर्क्स संस्कृत लैंग्वेज में ही किए जाते थे। अब मैं पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात कर रहा हूं, और इंडिया में पोस्ट गुप्ता पीरियड का पहला मैप आप लोगों के सामने ड्रॉ कर रहा हूं। मैं पहले फेज के बारे में बात कर रहा हूं। पहले फेज में अगर मैं इंडिया को दो पोर्शंस में डिवाइड कर दूं, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये नॉर्थ इंडिया है एंड दिस इज साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया जो है ये प्लेन है, ये थोड़ा नीचा है। साउथ इंडिया प्लेट्यू है। प्लेट्यू मतलब ये ऊंचा है हम लोगों से। तभी आप लोग कई बार देखते हो ना कि बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स आप लोगों को पपलू बना के चले जाते हैं कि अगर हम नॉर्थ इंडिया की सारी रिवर्स को साउथ इंडिया से जोड़ दें तो साउथ इंडिया में कभी पानी की कमी नहीं होगी। सर, वैसे देखा जाए तो ज्योग्राफिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको हाइड्रोलिक पंप चाहिए होंगे रिवर को ऊपर उठाने के लिए। रिवर अपने आप तो उठेगी नहीं ना, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। अब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को दो पहाड़ अलग करते हैं, दो पहाड़ियां। मैं केवल ड्रॉ कर रहा हूं इन माउंटेन्स को। एक माउंटेन जो है इसको कहा जाता है विंध्यास। शायद आप लोगों ने नेशनल एंथम में भी इसका नाम लिया है, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा।
और अगर तुम्हें बिल्कुल याद नहीं आ रहा नेशनल एंथम, बेटा अभी निकल जाओ क्लास से, टाइम है, क्योंकि फिर तो गद्दारी हुआ ना तुम यार। भारत की नेशनल एंथम याद नहीं तुम्हें, ये काम एक बार कांग्रेस को बता दो। उसके बाद ये दूसरी माउंटेन चेन, इसको कहते हैं सतपुरा। सतपुरा और विंध्या ये माउंटेन चेन है। माउंटेन चेन का मतलब नंबर ऑफ पीक्स। इतना क्लियर हुआ जी। अब विंध्या और सतपुरा के बीचों बीच एक रिवर निकलती है, लाइक यहां पर। मैम ब्लू तो समझ में आ रहा ना। रिवर का नाम है नर्मदा, शायद ये भी सुना होगा। और सतपुरा रेंज की साउथ में एक रिवर निकलती है, एंड दिस रिवर इज कॉल्ड तापी। क्लियर हुआ। अब इसको मैं अगर भारत के मैप पे दर्शाना चाहूं तो अभी बता रहा हूं, ये विंध्यास है, दिस इज सतपुरा, ये नर्मदा, ये तापी। समझ में आ गया जी। तो ये इंडिया के एक्चुअली में अपने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर दिखने को मिलता है आपको ये। इतना क्लियर हुआ जी। अब मैं इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टीज कहां कहां पर है वो ड्रॉ करूं। इंडिया के नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, ये वाला पीरियड, जिसकी कैपिटल थी हरियाणा का थानेश्वर। ये कैपिटल है इस डायनेस्टी की, थानेश्वर। डायनेस्टी का नाम है पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी। और पुष्यभूति डायनेस्टी के ही राजा थे हर्षवर्धन। ही वॉज द किंग ऑफ दिस डायनेस्टी, हर्षवर्धन। साउथ इंडिया की बात करते हैं जी। साउथ इंडिया में दिस वाला पोर्शन, इस पोर्शन में जो डायनेस्टी थी उसका नाम है चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी। कैपिटल इनकी ये रही, कैपिटल है बतापी। कैपिटल इज बतापी। एक्सट्रीम साउथ इंडिया की बात करें, दिस वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड पल्लवाज। दिस पोर्शन इज पल्लवा डायनेस्टी। और पल्लवा की शायद कैपिटल भी आप लोगों ने सुनी होगी, कांचीपुरम, कांची। दिस इज द कैपिटल ऑफ पल्लवाज। यहां पर है तमिलनाडु में, दिस इज कांची। तो देखिए ये गुप्ता डायनेस्टी के जस्ट बाद इंडिया का ये हाल हुआ। जो इंडिया पहले कभी दो डायनेस्टीज मिलकर चलाती थी, अब उसी इंडिया को तीन डायनेस्टीज चला रही है। नॉर्थ इंडिया में अभी भी हाल ठीक ठाक है, क्योंकि पुष्यभूति डायनेस्टी ने गुप्ता के जाने के बाद वो वैक्यूम को कवर किया है। अभी भी ये लोग नॉर्थ इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साउथ इंडिया में जो पहले वकाटका डायनेस्टी होती थी, अब उसकी जगह दो डायनेस्टीज हो गई हैं। नॉर्थ इंडिया में सॉरी, साउथ इंडिया के नदर्न पोर्शन में चालुक्य, सदर्न पोर्शन में पल्लवास। और ये पहला फेज है पोस्ट गुप्ता पीरियड का, जिसमें तीन डायनेस्टीज के बारे में आप लोगों को मेरे साथ पढ़ना है, पुष्यभूति, पल्लवास, चालुक्यास। इज दैट क्लियर। सबसे पहले अपन लोग पुष्यभूति से शुरू कर रहे हैं। मैप एक बार बना लो, तीनों डायनेस्टीज एज इट इज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं पुष्यभूति पढ़ाऊंगा, तो कैन आई से पुष्यभूति, पल्लवास एंड चालुक्यास आर द कंटेम्पररी ऑफ ईच अदर। बोल सकता हूं, क्योंकि कंटेम्पररी डायनेस्टीज ही मैं मैप के ऊपर दिखा रहा हूं आप लोगों को, एक ही पीरियड की ये तीनों डायनेस्टीज हैं। अब मैंने एक्चुअली में किया क्या है, मैं आपको ये थोड़ा बहुत बता दूं। 500 के बाद, सन 500 के बाद, 500 एडी के बाद इंडिया में गुप्ता डायनेस्टी का डिक्लाइन हो जाता है, गुप्ता डायनेस्टी खत्म हो जाती है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने 1250 तक कवर करना है। 500 के बाद 1250 तक, तो कितने साल हो गए, 750। 750 को मैंने 250 सालों में बांट दिया। तो ये जो इंडिया का मैप आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये 500 से 750 के बीच में है। उसके बाद 750 से 1000, फिर 1000 से 1250। इतना क्लियर हुआ। इंडिया के ये तीन मैप। और 1250 में थोड़े साल आगे उसी में दिल्ली सल्तनत आप लोगों को दिखेगी, 1206 में बनती हुई। 1206 में दिल्ली सल्तनत स्टेब्लिश हो जाती है। तो दिल्ली सल्तनत तक मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं, बट डायरेक्टली लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि डायरेक्टली हिस्ट्री नहीं पहुंचती। बहुत सी डायनेस्टीज बीच में कवर होंगी इसमें। सबसे पहले अपन ये तीनों कवर कर लेते हैं। पुष्यभूति डायनेस्टी की बात करते हैं, फाउंडर। सबसे पहले पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर, और यहां पे मैंने आप लोगों को कैपिटल बता दी है, कैपिटल पुष्यभूति है, कैपिटल इज पुष्यभूति ओनली। तो फाउंडर कौन है पुष्यभूति डायनेस्टी के, किंग पुष्यभूति।
क्या नहीं समझ आ रहा मैम? कौन सा, ये वाला? ये चालुक्य लिखिए, ऊपर वाला चालुक्य, स्पेलिंग CHALUKYAS। नीचे लिखिए पल्लवा डायनेस्टी, दिस इज पल्लवा। चालुक्य डायनेस्टी की कैपिटल लिख दीजिए वतापी, VATAPI। और पल्लवा डायनेस्टी की कैपिटल कांची, KANCHI। देन आगे चलूं जी अब। पुष्यभूति डायनेस्टी हेडिंग डाल दीजिए। और पुष्यभूति डायनेस्टी में फाउंडर की बात करते हैं तो फाउंडर है किंग पुष्यभूति। कैपिटल आप लोगों ने लिख ली थानेश्वर। और थानेश्वर आज के हरियाणा में है, इट इज इन प्रेजेंट डे हरियाणा। तो यहां पर फाउंडर पुष्यभूति, अपने नाम के बाद मतलब अपने नाम से ही डायनेस्टी का नाम बोल दिया इसमें। फाउंडर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी इज किंग पुष्यभूति। कैपिटल इज थानेश्वर। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट रूलर्स, हेडिंग डाल दीजिए इंपॉर्टेंट रूलर्स। इंपॉर्टेंट रूलर्स, इंपॉर्टेंट उसमें अपने राजाओं में मैं केवल आप लोगों को क्या कहते हैं, दो ही राजाओं के नाम पढ़ा रहा हूं। एक है राज्यवर्धन, फर्स्ट इज राज्यवर्धन। इंपॉर्टेंट रूलर्स में पहला रूलर राज्यवर्धन, तो स्पेलिंग नहीं आए तो पूछ लेना। एंड सेकंड लिख लीजिए ब्रदर हर्षवर्धन। तो ये राज्यवर्धन और हर्षवर्धन आपस में भाई है। फर्स्ट इज राज्यवर्धन एंड सेकंड इज ब्रदर हर्षवर्धन। ठीक है जी। अब मैं हर्षवर्धन के ऊपर डायरेक्टली आ जाता हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो इंसान यही है इस डायनेस्टी में। हर्षवर्धन के बारे में पहला पॉइंट लिखिए, ही बिकेम किंग एट द एज ऑफ 16। ही बिकेम किंग एट द एज ऑफ 16, मात्र 16 वर्ष की उम्र में ये किंग बन गया। ही बिकेम किंग एट द एज ऑफ 16। नेक्स्ट पॉइंट, ही इज नोन एज शिलादित्य। ही इज नोन एज शिलादित्य। ही इज नोन एज शिलादित्य, शिलादित्य के नाम से जाना जाता है ये इंसान। इज नोन एज शिलादित्य। नेक्स्ट पॉइंट, हिज कोर्ट पोइट, इसके कोर्ट पोइट का नाम लिख लेते हैं। हर्षवर्धन के कोर्ट पोइट का नाम है बाण भट्टा। बाना भट्टा, BANA, बाना भट्टा। हिज कोर्ट पोइट इज बाना भट्टा। और बाना भट्टा ने एक बुक लिखी है। बाना भट्टा कंपोज्ड अ बुक, बुक का नाम है हर्ष चरित्रा। हर्ष चरिता। चरिता को वैसे हिंदी में आप लोग चरित्र लिखते हैं, मैं ये भी बता दूं। इन हिंदी दिस चरिता मीन्स चरित्र। चरित्र का मतलब होता है करेक्टर। मीन इन दिस बुक ही हैज डिपिक्टेड द करेक्टर ऑफ राजा हर्षवर्धन। करेक्टर का बिल्कुल स्ट्रेट आदमी था ये, लूज नहीं था, टाइट था। आगे बात करते हैं सख्त लौंडा। हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन खुद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर रह चुके हैं। हर्षवर्धन लिखिए, हर्षवर्धन हिमसेल्फ इज अ ग्रेट राइटर। किंग हर्षवर्धन हिमसेल्फ इज अ ग्रेट राइटर एंड ही हैज रिटन 3 बुक्स। हर्षवर्धन हिमसेल्फ इज अ ग्रेट राइटर एंड ही हैज रिटन 3 बुक्स। हर्षवर्धन की तीनों बुकों के नाम मैंने ऊपर लिखे हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंदा। तो दीज आर द 3 बुक्स ऑफ किंग हर्षवर्धना, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंदा। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंदा, दीज आर द 3 बुक्स ऑफ किंग हर्षवर्धना। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है मैं आपको बता दूं। राजा हर्षवर्धन और चालुक्य किंग के बीच में वॉर होता है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा। अभी मैंने आपको पीछे मैप दिखाया था, मैं हटा दूं। इस मैप में आप ऊपर देखेंगे पुष्यभूति डायनेस्टी और नीचे देखेंगे चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य और पुष्यभूति डायनेस्टी के बीच में वॉर होता है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा, जो कि कुछ ऐसे दिख रही है आप लोगों को। ऑफकोर्स राजा हर्षवर्धन को नीचे से ऊपर जाना पड़ा होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो नर्मदा रिवर विंध्या माउंटेन के साउथ में है। सबको समझ में आ रही बात मेरी? यहां पर मैप आपके सामने है। कहा जाता है कि चालुक्य किंग ने हर्षवर्धन राजा को ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा हरा दिया था। हर्षवर्धन इसको क्रॉस नहीं कर पाया था। बट राजा हर्षवर्धन जब वापस गया थानेश्वर, भाई राजा हार कर आया है,
बट राजा हर्षवर्धन जब थानेश्वर वापस गया, तब थानेश्वर में इसने लोगों को यही बताया कि मैं जीत कर वापस आया हूं, बट मेरा मन नहीं किया तो छोड़ दिया मैंने उसे। मतलब ये वो बात होती है कि जब तुम अपनी मम्मी पापा को बोलते हो बहुत पीटा मम्मी मैंने उसको, बहुत अधमरा कर दिया बिल्कुल आपके लड़के ने, तो तरस आ गया मेरे को छोड़ दिया, जबकि पिटे तुम होते हो और छोड़ा उसने होता है तुम्हें। कुछ यही काम हर्षवर्धन ने अपनी प्रजा को बताया। काफी सालों तक तो अपन कंफ्यूज ही रहे, क्योंकि ये दोनों राजा, पुष्यभूति डायनेस्टी के राजा और चालुक्य डायनेस्टी के राजा, दोनों राजा अपने आप को विनर बताते हैं। ये तो बात क्लियर है कि वॉर हुआ था, बट वॉर हुआ तो एक तो हारेगा, सिंपल सी बात। और वो कई सालों के बाद हम लोगों को तब जाकर एक इंस्क्रिप्शन मिली। इंस्क्रिप्शन का नाम है एहोल इंस्क्रिप्शन। एक्चुअली ये जगह एहोल कर्नाटक में है, और एहोल इंस्क्रिप्शन से पता लगता है कि इस बैटल में विनर कौन था। क्योंकि राजा हर्षवर्धन का एक सिंपल सा मोटिव क्या था कि मुझे पूरे इंडिया को यूनाइट करना है। ऊपर तक तो ये था ही, अगर देखा जाए तो कंप्लीट नॉर्थ इंडिया तो इसके पास था ही। साउथ इंडिया में जाने की कोशिश कर रहा था, जो कि इससे हो नहीं पाया। क्या तक लिखे, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू एहोल इंस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू एहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ कर्नाटका, अकॉर्डिंग टू एहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ कर्नाटका, अकॉर्डिंग टू एहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ कर्नाटका, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन एंड, हर्षवर्धन एंड चालुक्यन किंग, हर्षवर्धन एंड चालुक्यन किंग पुलकेशिन सेकंड, हर्षवर्धन एंड चालुक्यन किंग पुलकेशिन सेकंड fought on the banks of river Narmada. Harshvardhan and Chalukyan king Pulkesin II, Pulkesin II fought on the banks of river Narmada, fought on the banks of river Narmada, in which King Harshvardhana was defeated. Fought on the banks of river Narmada, in which King Harshvardhana was defeated. In which King Harshvardhana was defeated. Next point. During Harshvardhana's time period, during Harshvardhana's time period, Hien Sang visited India. Chinese traveler Hien Sang. Chinese traveler Hien Sang visited India. मैंने अभी इससे पहले फाहियान पढ़ाया था आप लोगों को। तो चाइनीज ट्रेवलर हेन सांग विजिटेड इंडिया। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में हेन सांग इंडिया आया था। चाइनीज ट्रेवलर हेन सांग विजिटेड इंडिया। और इस आदमी की फेमस बुक का नाम लिख लीजिए। अगर मैंने थोड़ा बहुत आप याद करें तो फाहियान की बुक थी फुयुकी, इसकी बुक का नाम है सीयुकी। द बुक रिटन बाय दिस मैन इज सीयुकी। सीयुकी इज द फेमस बुक रिटन बाय हेन सांग। तभी तो इन लोगों का मजाक बनता है। हमारा कोई मन थोड़ा ना चाइना का मजाक उड़ाने का, लोग ऐसे ही हैं ये लोग। सोचो ना, फीयू की, फुयू की आगे चल रहे हैं। तो ये हर्षवर्धन का टाइम पीरियड है। हर्षवर्धन खत्म, पुष्यभूति डायनेस्टी खत्म। इसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी है चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी, इसके बारे में भी केवल मैं 2-3 पॉइंट लिखवा के खत्म करूंगा। चालुक्य डायनेस्टी, कैपिटल आपको पता ही है, वतापी है। वतापी को एक नाम से और जाना जाता है। पहले तो फाउंडर लिख लेते हैं हम लोग। चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर का नाम जयसिंह, किंग जयसिंह, किंग जयसिंह। कैपिटल की बात करें, कैपिटल वैसे आप लोगों ने लिखी है वतापी। वतापी को एक नाम से और जाना जाता है, बदामी। आज की डेट में ये दोनों जगहें जो एक ही है वैसे कर्नाटक में है। तो वतापी इज द कैपिटल विच इज ऑफन नोन एज बदामी। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ, इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करते हैं। तो पहला तो है पुलकेशिन फर्स्ट। रूलर्स में
पुलकेशिन फर्स्ट, सेकंड वाज किंग कीर्तिवर्मन, नेक्स्ट पुलकेशिन सेकंड, नेक्स्ट किंग विक्रमादित्य, नेक्स्ट किंग विनयादित्य, नेक्स्ट किंग विजयादित्य। तो ये कुछ 6 इंपॉर्टेंट किंग है इस डायनेस्टी के। पुलकेशिन फर्स्ट कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन सेकंड विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य। ये मैंने लाइन वाइज लिखवाए हैं, ऊपर नीचे मत कर देना। ऑफ कोर्स अगर पूछा जाए कि इन 6 की 6 में से सबसे पावरफुल कौन था, किसका आंसर दोगे? मैं लिखवा चुका हूं जबकि। ऑफ कोर्स पुलकेशिन सेकंड सबसे पावरफुल होगा क्योंकि हर्षवर्धन को हराया इस आदमी ने ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा। यहां तक क्लियर हुआ? ये है आप लोगों का चालुक्य डायनेस्टी। इसके बाद जल्दी से आ जाते हैं पल्लवा के ऊपर, और पहला मैप कंप्लीट। पल्लवा डायनेस्टी की बात करते हैं। सबसे पहले फाउंडर के ऊपर आ जाता हूं। फाउंडर है सिंह विष्णु। मैं पल्लवा डायनेस्टी की बात कर रहा हूं। फाउंडर है सिंह विष्णु। कैपिटल है कांची, इसको कई कई जगह पर कांचीपुरम भी लिखा हुआ है, कांची या कांचीपुरम। अब मैं किंग सिंह विष्णु की बात करूं तो इसके कोर्ट पोइट, सिंह विष्णु का कोर्ट पोइट का नाम है भारवी। इसके कोर्ट पोइट का नाम है भारवी, और भारवी ने एक बुक लिखी है। दिस मैन हैज कंपोज्ड अ बुक, एंड द बुक कंपोज्ड बाय भारवी इज कॉल्ड किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम इज द बुक कंपोज्ड बाय भारवी, किरातार्जुनियम। फिर बात कर रहा हूं मैं इस पल्लवा डायनेस्टी के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट किंग है नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। इस आदमी ने एक टाइटल अडॉप्ट किया था। ही अडॉप्टेड अ टाइटल, वतापी कोंडा। अच्छा, ये सब समझने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं। चालुक्य डायनेस्टी और पल्लवा डायनेस्टी के आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। लाइक ये दोनों डायनेस्टी साउथ इंडिया की है, और दोनों डायनेस्टी चाहती थी कि वो एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करें। इन दोनों की बिल्कुल नहीं बन रही है। और हमेशा ये दोनों डायनेस्टीज के राजा एक दूसरे की कैपिटल को निशाना बनाते थे। लाइक अगर मैं चालुक्य डायनेस्टी की बात करूं, तो जब तुम खुश होते हो तो तब तुम सेलिब्रेट करते हो ऑफ कोर्स। तो जब चालुक्य डायनेस्टी के लोग खुश हुआ करते थे, लाइक राजा बहुत खुश हुआ करते थे, तब ये पल्लवा डायनेस्टी की राजधानी पकड़ के फूकाते थे। मतलब जब जैसे सोचो कि तुमने बॉनफायर करने का मन है, तो आओ चलो पल्लवा डायनेस्टी की कैपिटल पकड़े कांची, और एक एक घर में आग लगा दे। ऐसा कम से कम चालुक्य डायनेस्टी के राजाओं ने 7 बार किया है। The 7 times they burnt the capital of Pallava dynasty, कांचीपुरम। इतना क्लियर हुआ जी? अब इन सब चीजों का बदला एक ही बार लिया इस आदमी ने, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट इज द ओनली पल्लवा किंग जिसने चालुक्य डायनेस्टी की कैपिटल वतापी को फूका था, डिस्ट्रॉय किया था। तो यहां पर कोंडा का मतलब डिस्ट्रॉयर होता है। कोंडा का मतलब डिस्ट्रॉयर, तो वतापी कोंडा का मतलब क्या है? डिस्ट्रॉयर ऑफ कैपिटल वतापी। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये दोनों की दोनों जो डायनेस्टीज हैं, इन दोनों की आपस में बनती नहीं है कुछ खास, और ये एक दूसरे की कैपिटल पर निशाना बनाते हैं। तो चालुक्य डायनेस्टी पल्लवा की कैपिटल कांची को तकरीबन 9 बार खत्म कर चुके थे, और इन सभी का बदला एक ही बार
पल्लवा डायनेस्टी के राजा नरसिम्हा वर्मन ने लिया। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने वातापी को कैप्चर किया, इसको डिस्ट्रॉय किया एंड ही रिटर्न बैक। और इसी वजह से नरसिम्हा वर्मन को टाइटल दिया जाता है वतापी कोंड। वतापी कोंड का लिटरल मीनिंग आप लिख सकते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ कैपिटल वतापी, डिस्ट्रॉयर ऑफ कैपिटल वतापी। फिर अगला इंपॉर्टेंट राजा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग है किंग नरसिम्हा वर्मन सेकेंड। किंग नरसिम्हा वर्मन सेकेंड। नरसिम्हा वर्मन सेकेंड की बात करते हैं तो कभी आप लोग तमिलनाडु जाए तो तमिलनाडु में दो टेम्पल्स बहुत फेमस मिलेंगे आपको, कैलाशनाथ टेम्पल और महाबलीपुरम का शोर टेम्पल, जिसको आप महाबलीपुरम टेम्पल भी बोलते हैं। वो दोनों टेम्पल्स इस आदमी ने बनवाए हैं। तो ही गॉट कंस्ट्रक्टेड, नरसिम्हा वर्मन गॉट कंस्ट्रक्टेड कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची। लिख लो, आप लोगों को यहां पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं ना? नरसिम्हा वर्मन सेकेंड कंस्ट्रक्टेड कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची। कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची। और दूसरा है शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची, शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। तो दो टेम्पल्स बनवाए हैं किंग नरसिम्हा वर्मन सेकेंड ने। और यहां पर पल्लवा डायनेस्टी भी खत्म। जैसे कि मैंने बोला, मैं कुछ बहुत ही क्रक्स पॉइंट लिखवाऊंगा। एक पॉइंट और लिख सकते हो आप लोग नरसिम्हा वर्मन सेकेंड के कोर्ट पोइट के बारे में। तो यहां पर मैं नरसिम्हा वर्मन सेकेंड लिख दे रहा हूं, इस इंसान का कोर्ट पोइट। और कोर्ट पोइट का नाम है डंडी। दिस मैन हैज कंपोज्ड अ बुक, उस समय ऐसे ही नाम होते थे मैम। दिस मैन हैज कंपोज्ड अ बुक दश कुमार चरिता। दश कुमार चरिता, दिस इज द बुक कंपोज बाय दिस मैन। आपको बता दूं, इस बुक में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दिखाया गया है। प्लस ही हैज ऑल्सो रिटन अ फ्यू थिंग्स अबाउट कैरेक्टर ऑफ नरसिम्हा वर्मन सेकेंड। दश कुमार चरिता में यू हैव रिटन अबाउट 10 अवतारास ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड समथिंग अबाउट किंग नरसिम्हा वर्मन सेकेंड। तो यहां पर गुप्ता डायनेस्टी का पहला मैप खत्म। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट मैप में वी स्टडीड अबाउट दीज 3 डायनेस्टीज, है ना जी? जिसमें ऊपर नॉर्थ इंडिया में पुष्यभूति, साउथ इंडिया में 2 डायनेस्टीज थी, चालुक्य एंड पल्लवा। और तीनों डायनेस्टीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख चुके हैं। अब चल रहे हैं हम लोग सेकंड फेज की तरफ, मतलब 750 से 1000 के बीच में क्या हुआ। जैसे कि मैंने बोला, हर मैप 250 सालों का है। इतना क्लियर हुआ जी? सेकंड मैप की बात करता हूं। वो अब पढ़ाऊंगा मैम, ट्राइपॉड स्टैंड नहीं मैम, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। अब इंडिया का मैप दोबारा चेंज हो रहा है। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट की बात करें, ये वाला एम्पायर, यहां पर जो एम्पायर आया इसका नाम लिखिए गुर्जरा प्रतिहार। गुज्जर सुना है आप लोगों ने? बस, आप में से कौन है? मैं वैसे ठीक ठीक बातें पढ़ाऊंगा इनके बारे में, तो कोई मुझे बाहर नहीं पकड़ेगा और बोले कभी हाँ भाई क्या बोल रहा था। तो गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी नॉर्थ वेस्ट। बंगाल में एक डायनेस्टी निकल कर आ रही है, बंगाल, बंगाल एंड बिहार। दिस इज कॉल्ड पाला डायनेस्टी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, गौतम बुद्ध को तो सभी जानते हैं यहाँ पर। बुद्धिज्म को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था मौर्यंस ने, अशोक। ठीक है, और बुद्धिज्म को अशोक के बाद फिर कोई सपोर्टर नहीं मिला एज सच। पाला डायनेस्टी के बारे में कहा जाता है कि दे वर द लास्ट वन टू सपोर्ट बुद्धिज्म।
इसके बाद तो फिर उसके बाद तो खैर मुस्लिम्स ही आ गए। तो देखा जाए तो बुद्धिज्म के लास्ट सपोर्टर पाला डायनेस्टी के लोग हैं। साउथ इंडिया की बात करें इधर, बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी निकल कर आ रही है, क्योंकि इसी डायनेस्टी ने अजंता, एलोरा, एलिफेंटा के जो केव टेम्पल्स हैं, मैंने बोला केव टेम्पल्स, केव्स तो गुप्ता टाइम से बनी आ रही है। उन केव्स में, कुछ केव्स में आपको केव टेम्पल दिखेंगे, जैसे केव नंबर 16 एलोरा। एलोरा की गुफाएं कभी जब देखने जाएं तो उसमें केव नंबर 16 में घुसोगे, केव नंबर 16 में घुसते ही आपको एक टेम्पल दिखेगा, एंड दैट टेम्पल इज कॉल्ड कैलाशनाथ टेम्पल। दोबारा एक टेम्पल कैलाशनाथ। एक कैलाशनाथ टेम्पल कांची का है और एक कैलाशनाथ टेम्पल आपके पास एलोरा का है। दोनों में फर्क क्या है? जनरली टेम्पल्स बनाए जाते हैं बॉटम टू टॉप। कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा वाला, आपने पूरे की पूरे माउंटेन को ही टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया, और जब आप ऐसा करते हो तो वो टेम्पल टॉप टू बॉटम बनते हैं। कैलाशनाथ टेम्पल जो एलोरा वाला है, उसको रॉक कट टेम्पल कहा जाता है। रॉक कट का मतलब पूरे की पूरे रॉक को ही टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया, एंड दैट टेम्पल इज नॉट हैविंग इवन अ सिंगल जॉइंट। एक भी जॉइंट उस पूरे टेम्पल में नहीं है। आपको टेम्पल देखने के लिए उतरना पड़ेगा नीचे, जैसे मैंने बोला पहाड़ी पर हैं आप, और पूरी पहाड़ी को ही टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया। एक ग्लिम्स दिखा देता हूं आप लोगों को, कैलाशनाथ टेम्पल दिखता कैसा है एलोरा का। कैलाश कॉलोनी नहीं है भाई। दिस इज कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा। आप ऊपर खड़े होते हैं, जैसे कि ये पूरा की पूरा माउंटेन का पीस मान लो आप, इसके बीच के रेक्टेंगुलर पीस को आप लोगों ने टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये भी कैलाशनाथ टेम्पल है, एक भी जॉइंट नहीं है इस टेम्पल में। अगर हम बात करें, एक भी पिलर में जॉइंट नहीं है, अंदर कॉरिडोर्स भी बनाए हैं इन लोगों ने। मार्वलस वर्क है। ये कैलाशनाथ टेम्पल राजपूता डायनेस्टी के टाइम पर बनता है। कुछ और इंपॉर्टेंट इमेजेस दिखाऊं तो ये देखिए, ये इसके ऊपर का है। ये हाथी वाथी जो इन्होंने बनाए हैं, इसमें भी कोई जॉइंट नहीं है। ये टेम्पल बनाया ही ऐसा गया है। एक भी जॉइंट इस टेम्पल के किसी पोर्शन में नहीं दिखेगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि ये पहले बनाकर लाए और ऊपर उन्होंने पेस्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए इसीलिए इस टेम्पल को रॉक कट बोला गया है। पूरे की पूरे एक पीस ऑफ रॉक को टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया है, और ये काम राजपूता डायनेस्टी के टाइम पीरियड में होता है। इसके अलावा, ये तो चलो मैंने इनकी खास बात बता दी, ये तीसरी डायनेस्टी जो है इसका नाम लिख लीजिए, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। अब महिमा जी जो पूछ रही थी तीनों डायनेस्टी जो लड़ी, मैम दिस इज द सेंटर कन्नौज। और कन्नौज के लिए तीनों लड़े, इसलिए इस स्ट्रगल को ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। दिस इज कन्नौज। कन्नौज को भी बना लेना, क्योंकि मैं ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल लास्ट में लिखवाऊंगा। सबसे पहले मैं गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी से शुरू करूंगा। आपको बता दूं गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी है। इसके बाद आप जब थर्ड मैप पढ़ोगे ना मेरे साथ, ये तो सेकंड है, जब मैं थर्ड पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा इस गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी में से ही राजपूत निकले हैं। एमरजेंस ऑफ राजपूत जब आप पढ़ोगे ना, गुज्जर डायनेस्टी के टूटने के बाद इसी मैप पर राजपूत निकले हैं। तो एक्चुअली में राजपूतों के प्रिडेसर माने जाते हैं ये डायनेस्टी। वैसे आज की डेट में तो देखो दोनों अलग अलग हैं, बट राजपूत के प्रिडेसर माने जाते हैं गुज्जर, इसलिए दोनों के ट्रेडिशन में बहुत बहुत सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी आपको आज भी। हालांकि देखो, कुछ बोलना नहीं चाहिए इंडिया में, रिलीजन के ऊपर तो बिल्कुल ही मत बोलना, और ये दोनों ही कास्ट में यूनिटी बहुत है, तो इसलिए फालतू चीजें नहीं, अपन को जितना चाहिए उतना। पता लगे मुसीबत मोड़ ली तुम लोगों ने, मतलब मैंने। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी से। गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में बात कर लेता हूं मैं। फाउंडर है नागभट्ट फर्स्ट। फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी इज नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट, ही इज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, नागभट्ट फर्स्ट। सबसे पावरफुल रूलर कौन था इस डायनेस्टी का? वेरी गुड, मिहिर भोज। मिहिर भोज जयंती भी बनती है एक, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, गुज्जर समुदाय एक जयंती बनाता है, मिहिर भोज जयंती, लाइक द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किंग मिहिर भोजा। हाँ हाँ बिल्कुल। वो तो मैम चलता ही है, अगर बाई चांस तुम कुछ बोल गए बीच में और तुम अगर मुसलमान हो तो बस फिर इंडिया में होगा वर्ल्ड वॉर 3।
और अक्सर अक्सर जब ये जयंती होती है ना तो पुलिस बहुत अलर्ट पर आ जाती है। जैसे हम जब भी कभी पोजेशन निकालते हैं यार, हनुमान जयंती में हनुमान जी की वो निकाला आपने पोजेशन, जैसे मुहर्रम में ये लोग बाहर आ जाते हैं। तो ये वो इवेंट्स होते हैं जब इंडिया में पुलिस बिल्कुल अलर्ट पर, वैसे तो कोई दिखता ही नहीं है देखे तो, बट अगर इसमें कुछ ऊंच नीच हो गई तो इनको पता है कि इंडिया में राइट्स हो जाएंगे। और इलेक्शन तो वैसे ही चल रहे हैं, और यहाँ पर हर एक राजनीतिक पार्टी को रोटी सेकने का समय मिलता है। लाइक वो आए कुछ बोले, जैसे आम आदमी पार्टी ने किया था, ताहिर हुसैन एमएलए, इफ यू रिमेंबर, ईस्ट दिल्ली राइट्स, नहीं याद आ रहा? ईस्ट दिल्ली में राइट्स हुए थे, ये तो पता ही है। जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया की यात्रा में आए थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने विवेकानंद का नाम बिगाड़ा था, विवेकानंद मुंडन ऐसे बोला था इन्होंने। फिर हम लोगों ने भी बोला डोनाल्ड ट्रंप, मैं नहीं बोलूंगा आगे, बट बता रहा हूँ आप लोगों को, उस टाइम पर दिल्ली में राइट्स हुए थे। और वो राइट्स के पीछे का मुख्य कारण एमएलए बताए गए हैं दिल्ली के उस समय के, ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन ही कमेंटेड सम अपना कम्युनल थिंग्स, और आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा आर्टिकल 15 आई थिंक, 16, 19, आर्टिकल 19 सेक्शन ए सबसेक्शन ए, सॉरी सेक्शन 1 सबसेक्शन ए, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच आप लोगों के पास है। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन इज सब्जेक्टेड टू थ्री थिंग्स: पब्लिक मॉरल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पब्लिक हेल्थ एंड लॉ एंड ऑर्डर। ये तीनों चीज ही ब्रीच करी इन लोगों ने उस समय, तभी राइट्स हुए थे। आगे बात कर रहा हूं तो नागभट्ट फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग, फाउंडर है, मोस्ट पावरफुल किंग लिख लीजिए, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का मिहिर भोज। मोस्ट पावरफुल किंग इज मिहिर भोज, मिहिर भोज। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, मिहिर भोज अलग है और राजा भोज अलग है। एक राजा भोज भी पढ़ोगे आप मेरे साथ, राजा भोज राजपूत है, मिहिर भोज इज फ्रॉम गुज्जर प्रतिहारा डायनेस्टी। तो अपन लोग मिहिर भोज के बारे में बात कर रहे हैं, इज द मोस्ट पावरफुल किंग। नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट किंग के बारे में बात करते हैं, महेंद्रपाल। मिहिर भोज के बाद एक और किंग आते हैं, महेंद्रपाल। किंग महेंद्रपाल। हम आपको दिख रहा है ना? नहीं यार, तुम कॉम्प्लेन वॉम्प्लेन पिया करो यार ऐसे, पर आपको तो दिख ही रहा होगा ना। हाँ हाँ, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। महेंद्रपाल की बात करते हैं। महेंद्रपाल के कोर्ट में एक पोइट रहता है, पोइट का नाम लिखे, महेंद्रपाल का कोर्ट पोइट, महेंद्रपाल का कोर्ट पोइट। और कोर्ट पोइट है राजशेखर। कोर्ट पोइट का नाम है राजशेखर, राजशेखर। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें कुछ लिखा नहीं है, बट यहाँ पे राजशेखर कभी कभार पूछ लिया जाता है, इज द कोर्ट पोइट ऑफ विच किंग। आगे चलूं जी, ये आपके पास गुज्जर प्रतिहार। अब मैं पाल डायनेस्टी के ऊपर आ रहा हूं। पाल डायनेस्टी के बारे में एक अकेला पॉइंट तो पहले यही डालिए, दे वर द लास्ट वन टू प्रोवाइड, they were the last one to provide patronage to Buddhism. They were the last one to provide patronage to Buddhism. They were the last one to provide patronage to Buddhism. पाल डायनेस्टी के फाउंडर गोपाल, पाल डायनेस्टी के फाउंडर है गोपाल। They were the last one to provide patronage to Buddhism. फाउंडर है पाल डायनेस्टी के गोपाल। और गोपाल के बारे में बात करें तो गोपाल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी स्टैब्लिश करी, सॉरी डायनेस्टी नहीं, यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी थी। लिख लीजिए, किंग गोपाल, किंग गोपाल स्टैब्लिश्ड अ यूनिवर्सिटी नेम्ड ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी। इसने एक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी थी ओदंतपुरी। ही स्टैब्लिश्ड अ यूनिवर्सिटी नेम्ड ओदंतपुरी। ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी इस आदमी ने स्टैब्लिश करी थी। ओदंतपुरी भी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, ये भी बता दूं, ये यूनिवर्सिटी भी बुद्धिस्ट थी। दिस वाज ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी, इट वाज आल्सो अ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। ये गोपाल है। जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी भी बुद्धिस्ट है, वहां पे टीचर सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स हुआ करते थे। आपको बता दूं, नालंदा यूनिवर्सिटी की जो आग थी, जो आग लगी थी उस यूनिवर्सिटी में, इट वाज अराउंड 15 से 20 दिनों तक वो जलती रही थी। कहते हैं जितनी पाम लीव्स में इंस्क्रिप्शन वो थी, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट जितनी भी थी, वो सब जलती रही थी। और इसमें से कुछ मैन्युस्क्रिप्ट बची,
जो मॉन्क्स लेकर चाइना की तरफ भाग गए थे। आज वो कुछ ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स आपके पास चाइना के तिब्बत में देखने को मिलती है। हाँ, ऑफ कोर्स आप वो ले नहीं सकते हैं वापसी, क्योंकि उस समय आप इंडिपेंडेंट नहीं थे। और इसमें से कुछ मॉन्क्स श्रीलंका में भी है आज। तो कुछ एक पाम लीफ इंस्क्रिप्शन आपको श्रीलंका में भी देखने को मिलेगी। इंडिया में बहुत ही कम बची है। कहा यह जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का फिलॉसफी बहुत स्ट्रांग था। अगर बाय चांस ये यूनिवर्सिटी आज जिंदा होती, तो जैसे कि मैंने बोला, एक्सचेंज प्रोग्राम्स में भारत बहुत आगे होता। देखो ना यार, आज जितना ज्ञान आप लोगों के पास आज है, उसके हिसाब से भी तुम लोग कितना कितने मस्त वो जुगाड़ बैठा लेते हो। जुगाड़ शब्द हमारा निकला हुआ शब्द है। जुगाड़ का मतलब सस्ते में इलाज कर देते हैं हम सबका। देखो कुछ भी हो, जैसे हार्ट सर्जरी। भाई हार्ट सर्जरी वैसे पूरे वर्ल्ड ओवर में बहुत महंगी है। सबसे चीपेस्ट हार्ट सर्जरी इंडिया में होती है, और वो भी वर्ल्ड क्लास हार्ट सर्जरी। क्योंकि दिल के साथ तो हम खेलते ही हैं। दिल खोलना कितना बुरा है। उदयपुर यूनिवर्सिटी के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग का नाम लिखो, धर्मपाल। धर्मपाल, किंग धर्मपाल। धर्मपाल की बात करें तो इसने भी एक यूनिवर्सिटी बनाई। धर्मपाल ने यूनिवर्सिटी बनाई विक्रमशिला। ही established a university named as विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। उसके बाद चल रहा हूं मैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के ऊपर। द नेक्स्ट डायनेस्टी इज राष्ट्रकूटा। बस मैम, ज्यादा पॉइंट नहीं लिखने हैं। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, दिस इज द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के सबसे पहले फाउंडर के बारे में बात करते हैं। फाउंडर का नाम है दंती दुर्गा। फाउंडर इज दंती दुर्गा। दंती दुर्गा। कैपिटल है मान्यखेत। कैपिटल इज मान्यखेत। दिस इज द कैपिटल कॉल्ड मान्यखेत। मान्यखेत। ये कैपिटल आज की डेट में कर्नाटक में मालखेड़ के नाम से फेमस है। कर्नाटक में एक जगह है मालखेड़। दिस इज मान्यखेत, कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में लिख लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। मैम MANKYAKHET, मान्यखेत। नाउ नेक्स्ट वन इज सम इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। कुछ इंपॉर्टेंट राजाओं के नाम लिख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज कृष्णा फर्स्ट। फर्स्ट किंग इज कृष्णा फर्स्ट। नेक्स्ट किंग ध्रुव, किंग ध्रुवा। नेक्स्ट किंग गोविंद थर्ड, गोविंद थर्ड। नेक्स्ट किंग अमोघर वर्षा, अमोघ वर्षा, अमोघ वर्षा। नेक्स्ट कृष्णा सेकंड, कृष्णा सेकंड। नेक्स्ट इंद्र थर्ड, इंद्र थर्ड। एंड द लास्ट वन इज कृष्णा थर्ड। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। कृष्णा फर्स्ट, पहले वाले में मैंने एन नहीं लगाया। कृष्णा फर्स्ट, ध्रुव, गोविंद थर्ड, अमोघ वर्षा, कृष्णा सेकंड, इंद्र थर्ड, कृष्णा थर्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट किंग है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रकूटा किंग। राष्ट्रकूटा किंग, किंग्स लिखिए। राष्ट्रकूटा किंग्स आर फेमस फॉर, Rajputta kings are famous for constructing cave temples, are famous for constructing the cave temples in Ellora, are constructed for, sorry, are famous for constructing the cave temples in Ellora. सबसे फेमस केव टेम्पल लिख लीजिए, कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल इन केव नंबर 16, in Ellora cave number 16. कैलाशनाथ टेम्पल
कैलाशनाथ टेम्पल in Ellora cave number 16. Kailashnath temple in Ellora cave number 16 constructed by Krishna first. Constructed by Krishna first. इस इंसान ने वो केव टेम्पल बनाया है. Constructed by Krishna first. नेक्स्ट, अगर आप कभी जाएं, मुंबई कभी जाएं, तो मुंबई से तकरीबन 2 घंटे दूर 2 घंटे दूर एक आइलैंड दिखेगा आपको. एक फेरी लेकर जाती है. 1-1.5 घंटा लगता है उस फेरी में आपको इस आइलैंड तक पहुंचने के लिए. आइलैंड का नाम एलिफेंटा आइलैंड है. इस आइलैंड पर केव बनी हुई है एंड दीज केव्स आर कॉल्ड एलिफेंटा केव्स. अगर आपने कभी देखा हो, भगवान शिव की एक बहुत इंपॉर्टेंट मूर्ति बहुत फेमस है जिसमें जो शिव के अपना 3 रूप निकले हुए हैं, 3 सर हर डायरेक्शन में देख रहे हैं. नहीं तो दिखाता हूं, शायद आप लोगों ने कहीं देखी होगी. दिस वन देखिए कभी ये आपने कभी भी नहीं देखी. इनको ट्राई शिवा कहते हैं. ये एलिफेंटा केव्स की बिल्कुल स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेंगे आपको. ठीक है, तो लिखिए, दीज राजपूता किंग्स आर ऑल्सो फेमस फॉर दीज राजपूता किंग्स आर फेमस फॉर दीज राजपूता किंग्स आर फेमस फॉर constructing Elephanta caves. These Rajputa kings are famous for constructing the Elephanta caves. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैंने ये तीनों के बारे में लिखवाया था, तो एक स्टार पॉइंट लिख दीजिए. और क्योंकि अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं कि ये ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल क्यों हुआ था, तो लिख लीजिए किंग ध्रुव. ध्रुव मैंने लिखवाया था राजपूत में आपको. किंग ध्रुव ऑफ राजपूता डायनेस्टी, स्टार पॉइंट बना के लिखिएगा. किंग ध्रुव ऑफ राजपूता डायनेस्टी, और ये किसी डायनेस्टी के अंडर नहीं आ रहा, ये अलग से लिखवा रहा हूं. किंग ध्रुव ऑफ राजपूता डायनेस्टी, कॉमा, किंग वत्सराज ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी. किंग वत्सराज किंग वत्सराज ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी एंड धर्मपाल ऑफ पाला डायनेस्टी. वत्सराज ऑफ प्रतिहार मतलब गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी. वत्सराज ऑफ गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी एंड धर्मपाल ऑफ पाला डायनेस्टी. वो वही धर्मपाल जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी. एंड धर्मपाल ऑफ पाला डायनेस्टी fought with each other fought with each other to gain the control fought with each other to gain the control over fought with each other to gain the control over Kannauj. Fought with each other to gain the control over Kannauj. And this struggle is famous as tripartite struggle. And this struggle is famous as tripartite struggle. And this struggle is famous as tripartite struggle. ये है आपका इंडिया का सेकंड मैप, और उसके बाद थर्ड एंड लास्ट फिर शुरू हो जाएगा आपका मिडिवल हिस्ट्री. एंड थर्ड मैप मैं बना दे रहा हूं, एक्सप्लेन अपन इसको बाद में कर लेंगे, क्योंकि थर्ड मैप में आप मेरे साथ एमरजेंस ऑफ राजपूत पढ़ेंगे. और मैं राजपूतों में 3 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ाऊंगा, चौहान, चंदेल, परमार. इसमें चौहान डायनेस्टी में आप सबने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान. इसमें इंडिया का पूरा नॉर्थ वेस्ट, यहां पे आ जाते हैं राजपूत डायनेस्टीज. दीज आर द राजपूत डायनेस्टीज. और राजपूतों की कौन सी डायनेस्टीज आप मेरे साथ पढ़ेंगे? पहली चौहान, दूसरी परमार, एंड द थर्ड वन इज चंदेल. दिस कंप्लीट southern India.
यहां पर डायनेस्टी आती है चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी पर क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। एंड दिस बंगाल वाला रीजन, दिस कंप्लीट पोर्शन, इट इज फेमस फॉर सेना डायनेस्टी। और ये 1000 से लेकर 1250 का इंडिया है। इसी पीरियड में मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी के अटैक्स इंडिया में होते हैं। और ये मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के अटैक्स सब राजपूतों पर, सब पिटते हैं ये। क्यों पिटते हैं? क्योंकि यूनिटी नहीं है इन लोगों में। जैसे अगर परमार पिट रहा है तो चौहान नहीं सोचेगा पिटने दो, चौहान पिट रहा है तो ऑफकोर्स परमार नहीं सोचेगा। ऐसे में सब पिटे। और सोमनाथ टेम्पल, इंडिया का वर्ल्ड फेमस सोमनाथ टेम्पल, इतना गोल्ड सब इसी पीरियड में लूटा जाता है। ठीक है जी। सोमनाथ टेम्पल का राजा कौन था उस समय, ये भी लिखोगे, क्योंकि ये राजा गजनी का नाम सुनते ही भाग गया था कि भागो मौत आ रही है। ऑफ कोर्स जब कोई है ही नहीं आपको रोकने वाला तो आप सोमनाथ को तो लूटोगे ही। तो ये पूरा की पूरा पीरियड जिसमें चौहान, परमार, चंदेल, चोल, सेन, ये सब आपस में कंटेम्पररी है। सब कंटेम्पररी डायनेस्टीज हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक आ रही है। इस पूरे मैप में ये तीनों डायनेस्टीज हैं। इतना क्लियर हुआ जी? तो ये आप लोगों का थर्ड मैप है पोस्ट गुप्ता पीरियड का। और इस पीरियड को पढ़ने के बाद आप दिल्ली सल्तनत अच्छे से समझ पाओगे। इसकी मेडिवल इंडिया की शुरुआत जब होगी तब बढ़िया तरीके से होगी, क्योंकि ये वाला मैप आप समझ जाओगे। इसी मैप के बाद आपको नर्दर्न इंडिया में दिल्ली सल्तनत देखने को मिलेगी। दिल्ली सल्तनत जिसके फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये वो इंसान है जो कभी मोहम्मद गौरी का स्लेव रहता था। आपको बता दूं, मोहम्मद गौरी से जुड़ा हुआ है दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन। ठीक है। तो मोहम्मद गौरी इंडिया में कब आता है? इसी फेज के दौरान आता है। और इसी फेज में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की दो बैटल्स होती हैं, जिसमें आपने स्टोरी सुनी होगी, पृथ्वीराज चौहान को अंधा करवा दिया जाता है, वो आवाज सुनकर तीर चलाते थे। ये सब कथाएं जो होंगी ये पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। क्लियर हुआ जी? आज इतना ही। नेक्स्ट विल बी द लास्ट फॉर एंशिएंट एंड फर्स्ट ऑफ मिडिवल इंडिया, क्योंकि इन सभी डायनेस्टीज के बारे में एक एक दो दो पॉइंट ही पढ़ाऊंगा।